तो वो सारे लोग जो ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास प्रॉब्लम्स कम है। क्योंकि हाँ। मुझे जो है एक सर्जन जिसको आज 9 ऑपरेशंस करने हैं, वो कभी ओवर थिंकिंग करता हुआ नहीं मिला। मुझे आज वकील जिसके 5 केसेस लाइंड अप हैं, उसको जो है वो ओवर थिंकिंग करते हुए नहीं मिला मुझे। तो आपके इमोशनल एक्सप्रेशंस को जब लिंग्विस्टिक फंक्शन से इंटीग्रेट किया जाता है जर्नलिंग के दौरान, तो वो बाहर निकलती हैं। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की क्या निशानी होती है? कब कब आपको निकल जाना चाहिए? वो कोई स्विच नहीं है कि नार्सिसिस्टिक होता है इंसान या नहीं होता है। ये दरअसल एक नॉब है, नॉब यहाँ से यहाँ तक जाने का वो है। तो हम सब में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, हम सब नार्सिसिज्म से गुजरते हैं। 1500-2000 रुपए एक सेशन के लग रहे हैं, तो एक गरीब इंसान कैसे अफोर्ड करेगा मेंटल हेल्थ? क्या ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए है? तो सर, सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करना चाहूँगा चल बात कर पे, और बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने वक़्त निकाला। और मतलब मैंने जैसे कि बताया आपको ऑफ कैमरा कि मुझे साइकोलॉजिस्ट वगैरह को रीच आउट कर रहा था मैं, और मुझे नहीं मिल रहे थे ऐसे लोग जो बात कर सके इस टॉपिक के ऊपर इतनी मैच्योरिटी के साथ, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। तो सर बहुत-बहुत शुक्रिया आने के लिए। थैंक यू सो मच रवि। जब पहली बार तुमसे बात हुई तभी मुझे लगा था कि मुझे होना चाहिए इस पॉडकास्ट पर। या सर। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा-सा बता सकते हैं ऑडियंस को? आप कौन हैं? क्या करते हैं? रवि, एसेंशियली मैं काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ, और उसके अलावा देखा जाए तो मेरी पहचान के 2 और हिस्से हैं। एक मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, जो कि सोशलिजेंस नाम की एक ई लर्निंग कंपनी जो है उसका फाउंडर हूँ, जिसमें socialigens.com पर, socialigens.net पर ई लर्निंग कोर्स सोशल एंड इमोशनल इंटेलिजेंस पर होता है, न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी पे बेस्ड। और वो जो है वो फ्लैगशिप प्रोग्राम है हमारा सोशलिजेंस का। और दूसरा सी एच एजमेकर्स नाम की एक स्टूडेंट ट्रेनिंग एंटरप्राइज है, जो 25 साल से ज़्यादा वक्त से सेंट्रल इंडिया में काम कर रही है। मैं उसके फाउंडर डायरेक्टर्स में से एक हूँ। पर एसेंशियली मेरी पहचान जो है वो देखा जाए तो काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट की है। और मुझसे मिलने जो लोग आते हैं वो बुरे, बीमार या कमज़ोर लोग नहीं होते, वो हैरान, परेशान या खोजते हुए लोग होते हैं। और मैं जो हूँ वो एसेंशियली 4 तरह की प्रॉब्लम्स में लोगों को जो है वो हेल्प करता हूँ सॉल्व करने में और सॉर्ट करने में। वो हैं इमोशनल, बिहेवियरल, रिलेशनल और नेविगेशनल प्रॉब्लम्स। सो ये मेरी पहचान है। यस सर। तो मैं शुरुआत ना सबसे मेन टॉपिक से करना चाहूँगा, जो इंटरनेट पे ऑलमोस्ट हर कोई सर्च कर रहा है। गूगल सर्च पे मैं गया था देखने की सबसे ज़्यादा सर्च क्या किया जाता है रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन यही था कि हाउ टू डील विद ओवरथिंकिंग। जबकि इसके ऊपर लाखों वीडियोज़ हैं, ऐसा नहीं है कि वीडियोज़ नहीं है इसके ऊपर। लेकिन ये अभी भी बहुत ज़्यादा ये टॉपिक जो है इसको सर्च किया जाता है। और इससे हर कोई कहीं न कहीं प्रॉब्लम, मतलब उसको सफ़र कर रहा होता है ओवरथिंकिंग से। जैसे कि मैं सुबह उठता हूँ, तो मैंने ये पॉडकास्ट में भी बताया हुआ है कि एक आवाज़ होती है, वो चुप नहीं होती है, वो कॉन्स्टेंटली चैटर करती रहती है। और एक ही थॉट को अलग-अलग वर्ज़न, उसके 100 वर्ज़न बना देगी। समझ रहे हो? एक ही टॉपिक को वो 100 बार तरीके से बोलेगी, और उसको लगेगा कोई सॉल्यूशन निकल के आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है, और वो सोचता रहेगा, सोचता रहेगा, सोचता रहेगा। और मैं परेशान हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जा। मैं उसको कोशिश करता हूँ कि यार नहीं, बस हो गया, डिस्ट्रैक्ट करते हैं खुद को। कुछ करते हैं, मोबाइल में रील देखने लग गए, मतलब अपने आप को किसी तरीके से उसे छुपाने की कोशिश करता हूँ मैं उस आवाज़ से। तो ये बाकी बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। ओवरथिंकिंग बहुत खतरनाक लेवल पे होती है। कुछ को रात में होती है सोने से पहले। वो पूरे दिन भर को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं आज मेरे साथ ये हो जाता तो अच्छा रहता, ये गलत क्यों हो गया, ये अच्छा क्यों हो गया, उसने मुझे ऐसा क्यों कह दिया। तो इस लेवल पे ओवरथिंकिंग होती है। तो सर, उस वक़्त वो इंसान क्या करे? कैसे डील करे उस चीज़ से? रवि, हमारा जो ब्रेन है ना वो एसेंशियली एक प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गन है। तो वो जब इवॉल्व हुआ था ना, हमारे ह्यूमंस के इवोल्यूशन को अगर तुम ट्रेस बैक करोगे तो पाओगे कि हम जो है वो हम फास्टेस्ट तो थे नहीं, हम स्ट्रॉन्गेस्ट तो थे नहीं। तो और ये उस ज़माने की बात है जब हम लोग जो है वो कुक तो थे नहीं, हम तो फूड थे, और बाकी जानवर जो है वो हमें यूं ही चट कर जाया करते थे। तो हमें सरवाइव करने के लिए एक ऑर्गन चाहिए था, और वो ऑर्गन जो था वो ब्रेन है। तो हम स्मार्टेस्ट या शार्पेस्ट ही हो सकते थे, क्योंकि हम फास्टेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं थे। तो हमारा ब्रेन जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गन है। उसको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही
जो है वो इवोल्यूशन के दौरान अपना एग्जिस्टेंशियल एसेंस मिला था। अब चूंकि हमारा ब्रेन जो है वो एसेंशियली प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गन है, और अब हमारे पास जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बची नहीं है। आज हम सुबह उठते हैं तो हम में से अधिकतर लोगों को जो है वो आज की रोटी की चिंता नहीं है। आज हम में से अधिकतर लोगों को जो है वो आज जो है वो बाहर शेरों से और भेड़ियों से बचने की ज़रूरत नहीं है। आज हम में से अधिकतर लोगों को ये नहीं पता है, ज़रूरत नहीं है कि भाई पानी आएगा तो हम अपने आप को कैसे बचाएँगे, या फिर हमारा जो बच्चा है उसको जो है वो हम अगले जो है वो प्रेडेटर से कैसे बचाएँगे, या हमारे जो कबीले हैं, कबीले में हमारा जो दुश्मन है, वो हमें जब पीछे से वार करेगा तो हमें कौन बचाएगा। तो हमारे पास प्रॉब्लम्स तो बहुत कम बची हैं। हाँ, अब चूँकि हमारे पास प्रॉब्लम्स तो कम बची हैं, लेकिन हमारा ब्रेन तो एसेंशियली प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑर्गन है, तो वो क्या करेगा? वो फिर वो करेगा जो कि उसको करना आता है। उसके पास प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नहीं है, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, और क्रिएट करके सॉल्व करेगा, और फिर क्रिएट करेगा और सॉल्व करेगा, और फिर वापस से क्रिएट करेगा और सॉल्व करेगा। उसके पास तो यही काम है, क्योंकि उसे अपना एग्जिस्टेंस जो है, उसका एसेंस तो हमेशा से प्रॉब्लम सॉल्विंग ही लगती है। तो वो सारे लोग जो ओवर थिंकिंग का शिकार हैं, उनकी प्रॉब्लम ये है कि उनके पास प्रॉब्लम्स कम है। क्योंकि मुझे जो है एक सर्जन जिसको आज 9 ऑपरेशंस करने हैं, वो कभी ओवरथिंकिंग करता हुआ नहीं मिला। मुझे आज वकील जिसके 5 केसेस लाइन्ड अप हैं, उसको जो है वो ओवरथिंकिंग करते हुए नहीं मिला मुझे। मुझे एक टीचर जिसको आज जो है वो 4 सेशंस लेने हैं, वो ओवरथिंकिंग करता हुआ नहीं मिला। मुझे एक मज़दूर जिसको क्लियरली पता है कि आज उसको जो है वो दीवार जो है उसको तरी करनी है, वो कभी ओवरथिंकिंग करता हुआ नहीं मिला। मुझे एक किसान जिसको मालूम है कि उसको आज जो है फसल काटने के लिए सुबह 5 बजे उठना है, वो ओवरथिंकिंग करता हुआ नहीं मिला। मुझे एक होम मेकर जो कि जानती है कि उसे सुबह 5 साढ़े 5 उठना है, क्योंकि उसका बच्चा जो है वो स्कूल जाएगा सुबह 7 बजे, वो ओवरथिंकिंग करते हुए नहीं मिली। मुझे ओवरथिंकिंग करते हुए हमेशा ऐसे लोग मिले हैं हु हैव लेस टू थिंक ओवर, दैट्स व्हाई दे आर ओवरथिंकिंग। चारा क्या है? उनकी ज़िंदगी में परेशानियाँ ही कहाँ हैं? अब ओवरथिंकिंग आज से 50 साल पहले ये बीमारी नहीं थी हमारी ज़िंदगी में। उसकी वजह थी बिकॉज़ वी ऑलरेडी हैड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। अब दिक्कत ये है कि इंसान के पास या तो संघर्ष होगा या सैडनेस होगी, एज़ सिंपल एज़ दैट। आपने उसकी ज़िंदगी से संघर्ष हटा लिया, तो फिर उसके अंदर जो है वो सैडनेस शुरू हो जाएगी। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है कि जब संघर्ष आप एक इंसान का उससे ले लेते हो, तो फिर आप उसके अंदर संघर्षण क्रिएट कर देते हो। ये बड़ा अच्छा वर्ड है। संघर्षण मतलब फ्रिक्शन। तो आप जो है वो उसकी ज़िंदगी से अगर प्रॉब्लम्स हटा लोगे, तो उसके अंदर फ्रिक्शन शुरू हो जाएगा। तो ये ओवरथिंकिंग जो है, ये नए दौर की जो है वो समस्या है। और ये नए दौर की समस्या इसलिए है, क्योंकि आज जो लोग अपना दिन शुरू करते हैं, उनके पास एक डेफिनिट, इमीडिएट, सॉल्वेबल प्रॉब्लम्स नहीं है सॉल्व करने के लिए। और इसीलिए उनका दिमाग जो है, उसको प्रॉब्लम्स गढ़नी पड़ती हैं, उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो एक हिस्सा ओवरथिंकिंग का यहाँ से आता है। ये रेसिंग थॉट्स की जो बीमारी है, रेसिंग थॉट्स की बीमारी जो है वो नए दौर की है। ऐसा नहीं है कि पहले ये नहीं थी, लेकिन इसका एक कल्चरल और कॉन्टेक्सचुअल कंटेम्पररी कंपोनेंट जो है वो यहाँ से आता है। अब एक हिस्सा जो है वो आता है आपकी न्यूरोकेमिस्ट्री से। अब अगर कल्चरल कॉन्टेक्सचुअल कंटेम्पररी कंपोनेंट इधर से आता है, तो एक जो है वो न्यूरोकेमिस्ट्री से आता है। आपके अंदर जो है, आपके ब्रेन में, मतलब हमारे ब्रेन में, आपके क्यों, मेरा भी है, तो हमारे ब्रेन में जो है वो दरअसल बहुत सारे केमिकल्स सिक्रीट होते हैं। और ये जो ब्रेन में केमिकल्स, न्यूरोकेमिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर्स, उनको बहुत सारे अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये जब सिक्रीट होते हैं, तो इनके सिक्रीशन के पैटर्न में जब कोई बदलाव आता है, तो उस बदलाव की वजह से भी ओवरथिंकिंग होती है। पर वो जो ओवरथिंकिंग है ना, वो दरअसल एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है। और वो, यकीन मानो रवि, यकीन मानो, अगर 100 लोग कहते हैं कि उनको ओवरथिंकिंग है, तो उनकी न्यूरोकेमिस्ट्री में परिवर्तन की वजह से पैथोलॉजिकल क्लिनिकल प्रॉब्लम 100 में से 10 की है। बाकी 90 जो हैं, उनकी ज़िंदगी से संघर्ष खत्म हो गया है, इसलिए उनके ज़हन में अब नई उधेड़-बुन शुरू हो गई है कि वो एक चीज़ को बुनते हैं, उसी को उधेड़ते हैं, और फिर उसी को बुनते रहते हैं, फिर उसी को उधेड़ते रहते हैं। मतलब अगर आप सोच रहे हो और कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो ऑटोमेटिकली वो जो थॉट होगा वो भागता रहेगा, भागता रहेगा, भागता रहेगा आपके दिमाग में। लेकिन जैसे आपने एक्शन लेना शुरू किया, कुछ काम करना शुरू किया या प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू किया,
तो ब्रेन ऑक्यूपाई हो जाएगा उस चीज के अंदर और उसके बाद वो अपना ओवर एब्सोल्युटली, थिंकिंग बंद कर बिल्कुल। देगा। और अभी आप तुम ही देखो ना, हम कहते हैं कि मेडिटेशन बेहद ज़रूरी है, मेडिटेशन के बिना जो है वो ज़िंदगी में हमारी शांति नहीं है। तुम ही मुझे बताओ ना, हमारे दादा-दादी, नाना-नानी, इनकी जनरेशन कहाँ मेडिटेशन कर रही थी? इनको फुर्सत ही कहाँ हाँ। थी? ये तो अपने सर्वाइवल के लिए सुबह से लेकर रात तक काम करते रहते थे। एक माँ जब उठती थी, तो उसके परिवार में न केवल उसके बच्चे हैं, बल्कि उसके भतीजे हैं, भांजे हैं, भतीजी हैं। अगर गाँव में एक परिवार है और 4 भाइयों के परिवार में से एक जो है वो गाँव से शहर में आया है, तो उस एक भाई के परिवार की वजह से, उसके आने की वजह से गाँव के उसके भाई के बाकी बच्चे भी पढ़ने आ जाया करते थे शहरों में। अब एक औरत जो कि सुबह उठ रही है और उसके पास जो है वो कम से कम 12-14 लोग हैं जिनको उसको फीड करना है, उसके लिए खाना बनाना है। अब ये इंसान जो है वो क्या करेगा? उसको ओवरथिंकिंग के लिए ज़रूरत ही नहीं है, कहीं उसकी स्पेस ही नहीं बनती है और वो क्या मेडिटेशन करेगा? अच्छा, और हम्म। जो पिताजी उस वक़्त जो हैं वो बाहर जाएँगे कमाने और वापस आकर जो है वो इस बात में मशगूल रहेंगे कि सब लोग अपनी तरह अच्छी तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उनको काहे की मेडिटेशन की ज़रूरत है? तो मुझे नहीं लगता कि दादा-दादी, नाना-नानी को हम में से किसी ने भी, मैं तुमसे ख़ैर काफ़ी बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारे दादा-दादी, नाना-नानी तो छोड़ो, मेरे दादा-दादी, नाना-नानी को ही ले लो चलो। उन्होंने तो मुझे नहीं लगता मेडिटेशन कर रहे थे। कितने लोग मेडिटेशन कर रहे थे? तब कहाँ थे स्पिरिचुअल गुरुज़? ये स्पिरिचुअल गुरुज़ 80s के आस-पास, 70s के आस-पास आए थे। उसके पहले ये कहाँ थे? ये कोई मेडिटेशन नहीं करा रहा था किसी को, कोई किसी को जो है वो अलग-अलग तरीके से साँस लेना नहीं सिखा रहा था। सब साँसें अच्छी ले रहे थे, क्यों? क्योंकि उनको मालूम था कि भई उनके हम्म। संघर्ष जो हैं, वो ज़िंदगी भर चलेंगे और उसके लिए जो है उनकी साँस चलती रहेगी, तो ही जो है वो आस चलती रहेगी। मुझे लगता है ये नए दौर की समस्या है और मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये नए दौर का शगुफ़ा या शगल है। मैं नहीं डिसमिसिव हूँ, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। मैं इस प्रॉब्लम की बेइज़्ज़ती या असम्मान या अपमान नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ़ आई एम पुटिंग इट इंटू राइट पर्सपेक्टिव कि भई हम्म। आपके पास इमीडिएट डिफाइंड सॉल्वेबल प्रॉब्लम नहीं होगी, तो ओवरथिंकिंग उसका अपने आप साइड इफ़ेक्ट। हम्म। सही कह रहे हो सर। ऊपर से सर हमारी लाइफस्टाइल भी तो ऐसी हो गई है। हम सुबह उठते हैं सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं। धड़ाधड़ नोटिफ़िकेशंस आते हैं, इंस्टाग्राम पे कितने लाइक्स, कमेंट्स आए, किसी ने मेल का रिप्लाई किया कि नहीं किया। तो शुरुआत भी दिन की इन्हीं थॉट्स के साथ होती है कि यार लाइक्स क्यों नहीं आ रहे, कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे या फिर मेरा ये बिज़नेस क्यों नहीं ग्रो कर रहा। ये जैसे कि मैं अपनी बता रहा हूँ सर, आपने अभी बोला था ना कि मेरे पास प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने के लिए नहीं है। मैं सुबह उठता हूँ तो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर किसके बारे में सोच रहा होता हूँ, इसी पॉडकास्ट के बारे में सोच रहा होता हूँ कि अब इस गेस्ट को रीच आउट करूँ, ठीक है। ओके, इसके लिए मैं इनसे क्या सवाल पूछ सकता हूँ और किसको रीच आउट करना चाहिए। अपने पॉडकास्ट के अराउंड ही मैं सवाल पूछता रहता हूँ और कभी-कभी तो खुद को ट्रेन कर रहा होता हूँ कि ये ऐसे बोलना, वंडरफुल। जब तू तो ये है ना? ओवरथिंकिंग नहीं है, ये प्लानिंग है, ये प्रिपरेशन है। लेकिन तो सर देखा ये जाए तो आवाज़ मुझे प्लानिंग और प्रिपरेशन भी तो ओवरथिंकिंग ही है। सर ये आवाज़ मुझे परेशान करती है ना। मैं कहता हूँ कि हो गया भाई, होगी प्लानिंग हो गई, बहुत हो गया, हम कर लेंगे। क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है, मैं कर लेता हूँ। ये मेरी सुपर पावर है सर कि मैं कन्वर्सेशन कर सकता हूँ। तो मैं कहता हूँ इसके लिए प्लानिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अनफ़िल्टर्ड रखेंगे, रॉ एंड रियल रखेंगे बात को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे वीडियो कॉल पे बात होती है, वैसी बात होगी। इसमें सोचने वाली क्या बात है कि ये पूछा और अगर यहाँ स्टैमर भी कर गया तो क्या प्रॉब्लम हो गई? यहाँ प्रोनंसिएशन गलत हो गई तो क्या प्रॉब्लम हो गई? इतना परफेक्शनिस्ट मत बन। तो ये सब मैं अपने आप को समझाता हूँ और फिर वहीं से मुझे दिमाग में आता है कि यार ये ओवरथिंकिंग की प्रॉब्लम मुझे कब कैसे सॉल्व करूँ? तो अब मैंने एक नया तरीका निकाला है। मैं अब करता क्या हूँ, मैं ये पेन और पेपर लेके बैठता हूँ सुबह और बाहर जब मेरी आदत है, मैं 1 घंटा ना फालतू गिलहरियाँ, चिड़िया और ये पेड़ वगैरह देखता हूँ, मेरे घर के आगे सीन है। मैं 1 घंटा रोज़ ऐसे ही बर्बाद करता हूँ। मुझे ग गालियाँ पड़ती हैं घर से कि ऐसा क्यों करता है? पर मेरे को अच्छा लगता है ये, पर्सनल मेरा खुद का मी टाइम होता है ये। तो मैं कॉपी पेन लगा के बैठता हूँ और जो भी मन में आ रहा होता है, उसको लिखना शुरू कर देता हूँ। कि ओके, ये मेरे दिमाग में आ रहा है, इससे ये क्वेश्चन पूछना चाहिए, लिख ले क्वेश्चन वो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लानिंग ऐसे करना है, ये टाइमलाइन होनी चाहिए, ये शेड्यूलिंग होनी चाहिए, ये पॉडकास्ट पहले आएगा, ये आएगा, लिख ले। तो सर मुझे ये बताओ, क्या जर्नलिंग जो बोली जाती है लिखने के लिए, डायरी एंट्री बोली जाती है, इनके फ़ायदे होते हैं? अगर फ़ायदे होते हैं, तो इसके पीछे की थ्योरी क्या है? लाइक कैसे काम करता है ये? ये बड़ा अच्छा सवाल है, पर अभी मैं तुम्हारे जो सवाल में एक जवाब था, उसके ऊपर जो है वो थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर दूँ। तुमने दरअसल जिसे ओवरथिंकिंग तुमने कहा, वो एक एब्स्ट्रैक्शन में बहुत सारे विचार चल रहे थे। अब तुमने क्या किया कि अगर एक पॉडकास्ट से रिलेटेड तुम्हें बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट विचार चल रहे हैं, तो तुमने उन एब्स्ट्रैक्ट विचारों को
याद रखो वो वर्ड्स, इमीडिएट, डिफाइंड और सॉल्वेबल प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया कागज पे लाके। और जैसे ही तुम उसे कागज पे लेके आ गए, तुम्हारी ओवर थिंकिंग जो है वो कम हो गई या बंद हो गई। तो देखा जाए तो आपने पेपर के थ्रू जर्नलिंग जो की, वो आपने क्या किया, आपने दरअसल जो बहुत सारे विचार घूम रहे थे, उन सारे विचारों को डायरेक्ट कर दिया बाय डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, जिसको हम प्रॉब्लम डेफिनेशन कहते हैं ना, वो तुमने बना ली। वो इमीडिएट थी, वो डिफाइंड थी और वो सॉल्वेबल थी। अब आऊं तुम्हारे बात पर कि जर्नलिंग हेल्प करती है कि नहीं। ऑफ कोर्स हेल्प करती है। इनफैक्ट साइकोलॉजी में बड़ी पुरानी कहावत है कि अगर इमोशंस को आपको रेगुलेट करना है, उन्हें मैनेज करना है, कंट्रोल करना है, ऐसा कोई नहीं कहता है हमारी साइकोलॉजी में। हम सब कहते हैं रेगुलेट करना है और मैनेज करना है। इमोशंस को रेगुलेट और मैनेज करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? वो होता है नेम इट टू टेम इट। यानी अगर उसको नाम दे दो तो वो जो है वो टेम हो जाता है। यानी उसका जो असर है, उसकी जो टीस है, वो जो है वो कम हो जाती है। अब हमारा, अगर मैं ब्रेन की बात करूं, तो ब्रेन में रॉजर स्पेरी एक बड़े जो है वो साइंटिस्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट है। रॉजर स्पेरी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मॉडल रहा कि भाई हमारा ब्रेन जो है उसके दो पार्ट्स हैं, लेफ्ट और राइट। अगर हम लैटरली देखें तो लेफ्ट और राइट जो है हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स हैं। अब राइट ब्रेन जो है उसमें इमोशनल एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, यानी उसमें बहुत सारे विचार चलते रहते हैं और बहुत सारी भावनाएं चलती रहती हैं। तो राइट ब्रेन जो है उसके इमोशनल एब्स्ट्रैक्शंस होते हैं, और हमारी लैंग्वेज जो है वो दरअसल रवि लेफ्ट ब्रेन से आती है। तो अगर हमारे राइट ब्रेन में चलते हुए इमोशनल एब्स्ट्रैक्शंस हमारे लेफ्ट ब्रेन के लिंग्विस्टिक फंक्शंस से इंटीग्रेट हो जाएं, तो हमें एक होल ब्रेन्ड फीलिंग ऑफ रिलीज मिलता है। हाँ। तो आपके इमोशनल एक्सप्रेशंस को जब लिंग्विस्टिक फंक्शन से इंटीग्रेट किया जाता है जर्नलिंग के दौरान, तो वो बाहर निकलती हैं, उन्हें एक सेंस ऑफ रिलीज मिलता है। इट्स अ होल ब्रेन्ड एक्सपीरियंस। और इसीलिए लिखना या किसी से बात करना एक बेहद ही कैथार्टिक फीलिंग है, अच्छा लगता है। वो एक वो शेर है ना कि वो व्हाट्सएप पे चला था, मुझे जो है, मैं तो व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, लेकिन मुझे किसी ने सुनाया था। मैं पिछले पॉडकास्ट में इस बारे में बात कर रहा था कि अगर कभी बैठ कर खोल दिया होता यारों के साथ, तो न खोलना पड़ता डॉक्टरों को औजारों के साथ। तो वो दिल की बात कर रहे हैं कि भाई अगर आपने दिल की बात कह दी होती तो बात अलग है। अब उसी तरह से अगर आप डायरी लिख रहे हैं, उसी तरह से आप ब्लॉग लिख रहे हैं, उसी तरह से आप अगर किताब लिख रहे हैं, अब अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं एज एन ऑथर जो है मैंने 4 मुख्य किताबें लिखी हैं। एक जो है वो है 2 पैराज ऑफ एवरीडे विजडम, जो कि मैंने बरसों से जो ब्लॉग पोस्ट्स लिखता आया हूँ उनका कंपाइलेशन है। एक जो है वो है मेरी गज़लों और नज़्मों की किताब, वो है बात जज़्बात की। और 2 जो हैं वो न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी के ऊपर है, इमोशनल एंड सोशल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, अंडरस्टैंडिंग इमोशंस लॉजिकली एंड ऑब्जर्विंग नॉन वर्बल बिहेवियर। अब अगर मेरी पहली 2 किताबों की बात करूं, तो वो तो दरअसल देखा जाए तो तुम्हारी भाषा में जिसे तुमने जर्नलिंग कहा, वो उसी का ही थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वर्जन है कि मन में जो ख्याल आया मुझे, मैंने उस पे या तो एक शेर कह दिया या एक पोस्ट लिख दी। अब वो शेर और पोस्ट फाइनली मिलकर जो है वो मेरा कलाम बन गए या एक किताब बन गई। तो सर जो आर्टिस्ट वगैरह होते हैं, जो लेखक होते हैं या फिर जो व्लॉग वगैरह लिखते हैं, क्या उनको ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी लाइफ में, जो ये ओवरथिंकिंग वाली उनको होती है या फिर? उनको प्रॉब्लम आएगी। इनफैक्ट वो तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहेंगे ना, क्योंकि उनका तो काम है। मतलब इसको ऐसे समझाता हूँ मैं कि आज अगर तुम थोड़ा-सा एक डिटूर लें इस डिस्कशन में और एक छोटा-सा एनालॉजी क्रिएट करें, तो मुझे अभी भी याद है, मुझे एक बी स्कूल में उनकी जो है वो स्पीच देने बुलाया था कि जिसे वो लोग कहते हैं कि आपके स्पीकर होते हैं, कीनोट स्पीकर। तो मुझे अक्सर बुला लिया करते हैं। अब जब बुलाया मुझे तो वहाँ पे एक ने सवाल पूछा मेरी स्पीच के बाद कि मैनेजर, लीडर और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है? तो मैंने कहा देखो यार, मैनेजर, लीडर और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है, किताबी तो नहीं पता, लेकिन मैं अपनी सोच से बताता हूँ। मतलब किताबी बता ही सकता हूँ क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर भी हूँ। तो मैनेजर वो होता है जो जब आग लगे तब कुआँ खोदता है, ठीक है ना? लीडर वो होता है जो आग लगे उसके पहले कुआँ खोद के रखता है। और एंटरप्रेन्योर वो होता है जो एक बार यूं ही खाली बैठा रहता है और सोचता है, अरे यार बहुत दिन से कुएं नहीं खोदे, चलो आग लगाएं। तो एंटरप्रेन्योर जो है वो तो दरअसल प्रॉब्लम ढूंढता है या क्रिएट करता है। उसी तरह से एक लेखक, एक आर्टिस्ट कौन होता है?
लेखक आर्टिस्ट जो होता है वो भावनाओं को अपने अंदर जनरेट करने के लिए अपने अनुभवों या अपने आसपास चलते अनुभवों को गहरा महसूस करता है, पहले उनको परसीव करता है, परसीव नहीं कर पाता तो कंसीव करता है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्व नहीं कर पाता है तो क्रिएट करता है। तो वो तो दरअसल चाहेगा कि ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम तो उसको नहीं होगी, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम को लेगा और उसको जो है वो किसी ना किसी तरीके से उसके आसपास अपने आर्ट को क्रिएट करेगा। तो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि आप जो है वो लेखक की तरह, तो आप तो प्रॉब्लम्स को ढूंढेंगे सॉल्व करने के लिए। तो इन मेनी वेज एक लेखक, एक आर्टिस्ट तो एंटरप्रेन्योर ही हुआ ना, कि हम तो जो है या वो किसी और का गम ले लेते हैं ना। बिल्कुल 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 सही कहा आपने सर। ये मेरे जैसे मेरे एक दोस्त मेरा दोस्त था एक, जिसने मुझसे बात करना बंद कर दिया। 7 साल पुराने दोस्त थे हम। आज तक मुझे क्लोज़र नहीं मिला कि उसने बात क्यों की, क्यों बंद कर दी। तो मैं तो म्यूज़िक प्रोड्यूसर हूँ, गाने-वाने लिखता हूँ, बनाता हूँ। तो एक गाना लिख दिया क्योंकि वो प्रोसेस करना था इमोशन, वाह। और वो गाना लिख कर उसको कंपोज़ करके बना दिया और उसको रिलीज़ वगैरह नहीं किया, वो अलग बात थी क्योंकि वो पर्सनल था मेरा कि मैं उसको चाहता था रखूँ अपने साथ ही। उसके बाद मैं ना मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्लोज़र मिल गया, उस गाने को वेरी बनाने गुड। के बाद। तो ये ना मैंने नोटिस किया है कि एक आर्टिस्ट जो होता है ना, उसके लिए इमोशंस को हैंडल करना आसान हो जाता है जब वो उसको आर्ट के रूप में एक्सप्रेस कर देता है। वो देख पाता है उसको 3D फॉर्म में। बिल्कुल सही कहा। इनफैक्ट रवि, अ, मुझे सचमुच में लगता है कि वो इंसान जिसने अनुभव न किया हो किसी दर्द को, वो शेर कैसे लिखेगा? तो वो जो एक पुरानी फ़िल्म थी, अब पुरानी तो नहीं ख़ैर, पर वो जो एक फ़िल्म थी, मेरे ख़्याल में रणबीर कपूर की फ़िल्म थी, जिसमें वो एक डायलॉग था कि दिल टूटेगा नहीं तो तू आर्टिस्ट कैसे बनेगा? रॉकस्टार। शायद रॉकस्टार, यस, 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 रॉकस्टार, यस, रॉकस्टार। तो वो एक थोड़ा-सा, मतलब मेरा मानना है कि ट्रेंडी तरीका था ये बात कहने को। लेकिन वो जैसे जावेद अख्तर साहब ने कहा है ना कि दर्द अपनाता है पराए कौन, कौन सुनता है और सुनाए कौन? मेरा मानना है कि आर्टिस्ट तो ढूँढता रहता है। देखो, एवरी आर्ट इज़ ऑटोबायोग्राफिकल, या थोड़ा-सा, कहीं न कहीं ऑटोबायोग्राफिकल होता है। तो मैं तुमको इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। मेरे फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट पोएट्स में से 2 मेरे ऑल टाइम फेवरेट पोएट्स हैं। एक है शैलेंद्र साहब, जो कि बड़े महाकवि हैं और देखा जाए तो फ़िल्मों के लिए उन्होंने जो रचा है वो बहुत अमेज़िंग है। और दूसरा साहिर लुधियानवी, कमाल है, वो तो जादूगर है। तो साहिर लुधियानवी की जो एक बुक थी, जो पहली बुक जो छपी उनकी और जो कि ब्लॉकबस्टर हिट हुई, उसमें जो इंट्रोडक्शन की जगह पे पता है क्या लिखा हुआ था? एक शेर लिखा हुआ था। वो शेर पता है क्या था रवि? वो था, सोचो, उनकी गज़ल का नज़्मों का कंपाइलेशन, और उसके पहले पेज पे लिखा हुआ है, दुनिया ने तजुर्बाओ हवादिस के शक्ल में, दुनिया ने तजुर्बाओ हवादिस के शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ मैं। आहाहा! इमेजिन करो भाई, जो तजुर्बे दिए, जो हवादिस दिए, उसको हुँ, मैं जो शेर और जो है वो गज़लों में पेश कर रहा हूँ। वो पुराना एक, हुँ। मेरे ख्याल में मेहदी हसन की गज़ल का पोर्शन, वो है, एक शेर है, शेर कहाँ है खून है दिल का, जो लफ्ज़ों में बिखरा है, अपने ज़ख्म दिखाकर हमने महफ़िल को गरमाया है। तो मुझे ऐसा लगता है हाँ, कि ये तो अंदर से आएगा, तो वो तो अच्छा है उल्टा। एज़ एन आर्टिस्ट इट्स हाँ। इम्पोर्टेंट फॉर यू टू आइदर एब्ज़ॉर्ब और ऑब्ज़र्व और इवन क्रिएट इस तरह की ज़िंदगी की परेशानियाँ थोड़ी बहुत। उस हुँ। मामले में मैंने कहा ना, वो बहुत एंटरप्रेन्योरियल है। हमारे लिए फ्यूल की तरह काम करता है ये, एसेट है यस। हमारा ये। अगर दर्द नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगी तो हम शायद कुछ बना भी नहीं पाएँगे उस। कितनी कितनी हुँ, अच्छी बात कही तुमने। ये जो तुम कह रहे थे ना, ये गज़ल का वो है, ये गज़ल का जो मुखड़ा है वो तो है कि शायद मैं ज़िंदगी की सहर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। अ, हाँ। अब इसमें जो है वो शेर है, जगजीत सिंह की गज़ल, जगजीत सिंह ने गाई है, उसमें तो शायद मैं ज़िंदगी की सैर लेके आ गया, कातिल को आज अपने ही घर लेके आ गया। मेरे ख़्याल में ये फ़ाक़िर की है, फ़ाक़िर सनम कदे में ना आता मैं लौट कर, एक ज़ख्म भर गया था इधर लेके आ गया। मतलब एक अरे ज़ख्म वाह! भर गया था, मुझे लगा वापस खोलेंगे भई थोड़ा-सा, ठीक है? नया लेके आएँगे। या ये अगर तो दुःख ज़रूरी खत्म है। हो गया, अगर दुःख खत्म हो गया तो नई का जो आर्ट वो वेरी है, वो बनेगा गुड, कैसे, बनेगा कैसे? एग्ज़ैक्टली। तभी तो हुँ, हार्ट को स्पेल करोगे तो उसमें आर्ट निकलेगा ना। वॉव! हुँ। तो वाह! हर्ट के आज बिना
हर्ट के बिना हार्ट जो है वो आर्ट नहीं निकालेगा। सर इसी से मैं अभी आता हूँ थोड़ा रिलेशनशिप वाले मुद्दे पे कि सर आजकल मैं देखता हूँ कि ना जो जनरेशन है उसने नए-नए वर्ड बना लिए हैं। आपके जनरेशन में तो शायद ये सब होता भी नहीं होगा, जैसे सिचुएशनशिप, ब्रेकअप, पैच अप, रिबाउंड, आपने ये वर्ड सुने होंगे। नहीं, तो अभी सर तो ये हमारी और भी जनरेशन के ठीक है, सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, अभी तो पता नहीं क्या है, सीइंग ईच अदर, डेटिंग ईच अदर, और वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप बट वी आर स्टिल डेटिंग। मुझे तो बड़ा कंफ्यूजन है यार, हमारे टाइम तो एक ही था, या तो अपने थे या पराये थे। सर वही बता रहा हूँ। अभी एक मैंने नया वर्ड सीखा है कुछ दिन पहले, बेंचिंग, जिसके अरे अंदर बाप रे। ऐसा होता है कि जैसे मान लो मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, तो मैंने ना ऑलरेडी ना मतलब जगह छोड़ रखी है कि कोई अच्छा मिला, इससे बेटर मिला मेरे को, तो मैं इसको सिरका दूँगा बेंच से। मतलब नाइस बेंच में सिर्फ़ 2 ही नाइस। लोग बैठ सकते हैं, तो मैं उसको सरका दूँगा, कोई बेटर मिलेगा तो मैं रेडी हूँ, उस नए इंसान के लिए। तो ना ये तो आईटी रिबाउंड इंडस्ट्री में होता था। तो सर ये जनरेशन के साथ क्या हो रहा है? क्या ये खेल बना चुकी है इस चीज़ को, रिलेशनशिप्स वगैरह को, या फिर ये जल्दी बोर हो जाती है इन चीज़ों से कि उनको, या फिर वो इन्फैचुएशन होता है बस कि बस थोड़ी देर के लिए प्यार होता है, वो हार्मोन्स के कॉकटेल निकलते हैं ब्रेन के अंदर, उनको मज़ा आता है कि यार ये इंसान ही है, सच्चा प्यार हो गया, बॉलीवुड वाला लव। और उसके बाद उनको जब वो हनीमून फेज़ खत्म होता है, वो एक फेज़ खत्म होता है जहाँ उनको पता चलता है यार कुछ अब थ्रिल नहीं रहा रिलेशनशिप के अंदर। ये मैंने देखा है। तो इस जनरेशन के साथ क्या प्रॉब्लम चल रही है जो वो इतने नए-नए वर्ड्स के साथ इतने नए-नए अतरंगी तरीके के वर्जन्स आ रहे हैं रिलेशनशिप के? क्या हो क्या रहा है जनरेशन के साथ आपके हिसाब से? यार इसमें ना रवि, जो जनरेशन के साथ हो रहा है वो वही हो रहा है जो हमने पहले क्वेश्चन जो तुम्हारा था उसके बारे में डिस्कस किया था। इस जनरेशन के पास प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व करने के लिए खत्म हो गई। क्या होता है, आप हमारे मतलब हमारा टाइम तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं जो हूँ वो मुझसे पहले के पहले ये वाला गाना चलता था कि भाई जहाँ में और भी गम है मोहब्बत के सिवा। हाँ, हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम गम बहुत थे। अब तुम पुरानी पिक्चर ही देख लो, विलेंस बाहर थे। एक गब्बर सिंह था, एक मोगेम्बो था, एक शाकाल था। हुँ। तो सारे जो हैं वो विलेंस बाहर थे। अब की पिक्चरों में विलेंस ही खत्म हो गए। तुम देखो विलेंस ही गायब हो गए क्योंकि अब सारे विलेंस अंदर हैं। अब ये जो सारे विलेंस हुँ। अंदर आ गए हैं वो इसीलिए तो आ गए क्योंकि बाहर विलेंस है ही नहीं। बाहर कोई अब कोई है ही नहीं ठाकुर जो कि माँ के कंगन जो है वो छीन के ले गया है, और कोई साहूकार नहीं है जिसकी जो है वो जोगी लाला जो है उसने जो है वो डाकुओं के साथ मिलके जो है वो आपकी फसल जला दी। कुछ भी नहीं अब तो। अब कोई कर्जा वाले वो नहीं है, अब तो कर्जा बांटने वाले जो हैं वो फोन कर करके परेशान कर रहे हैं कि ले लो भाई ले लो, सिर्फ पैन कार्ड पे मिल जाएगा। सो पॉइंट इज कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो क्या करें? अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई तो प्रॉब्लम क्रिएट करें, जैसा हमने बात की। अब प्रॉब्लम क्रिएट करने का बेस्ट तरीका क्या होगा? प्रॉब्लम क्रिएट करने का बेस्ट तरीका होगा, आप अपनी ज़िंदगी में दरअसल जिस उम्र में आप प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बिल्कुल सही हार्मोनल स्थिति में होते हैं, जो कि कौन-सी है? हुँ, एडोलेसेंस। बचपन में तो आप प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुँ, कर सकते। 0 से 12 बचपन, हुँ, 13 से 19 अर्ली एडोलेसेंस यानी टीनेज, और 19 से 28 लेट एडोलेसेंस यानी एक्चुअली एडोलेसेंस। 28 के बाद एक इंसान एडल्ट होता है साइकोलॉजिकली। तो अगर आप देखो तो 0 से 12 में तो आप बच्चे हो, उस टाइम तो ये सब नहीं करोगे, कोई रिलेशनशिप नहीं। फिर 13 से 19 और फिर 19 से 28। अब इस दौरान आप करोगे क्या? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए है नहीं। और इसी दौरान आप हार्मोनियली जो है वायर्ड हो टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, बिकॉज़ आज से 1000 साल पहले यही वो उम्र थी जिसमें इंसान जो है वो बाहर निकल के प्रॉब्लम सॉल्व किया करता था। अब इस टाइम क्या करोगे? तो इस टाइम आप प्रॉब्लम्स के भी सब प्रॉब्लम्स, उसमें भी ब्रांचिंग करके, उसमें भी ए बी सी डी, उसमें भी अ ब स क्रिएट हुँ, करने की, क ख ग क्रिएट करने की कोशिश करो। यानी क्या? यानी ये कि एक इंसान जब अपने अंदर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आतुर हो और तत्पर हो, पर बाहर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बड़ी प्रॉब्लम्स तो है नहीं, तो वो छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी बनाएगा। एज सिंपल एज दैट। हुँ, अब जहां तक ये प्यार वाला सवाल है, तुमने कहा, तो इस रिलेशनशिप जो आज का एरा है उसमें रिलेशनशिप, लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, रोमांटिक रिलेशनशिप की, उसका टेक्सचर जो है, उसका जो उसका जो फैब्रिक है वो इस तरह से अलग है
कि अगर मैं टिपिकली न्यूरोसाइकोलॉजी के एंगल से देखूं तो 3 तरह के प्यार होंगे, इनफैक्ट 4 तरह के होंगे। पहला होगा डोपामीन वाला प्यार, दूसरा होगा सेरोटोनिन वाला प्यार, तीसरा होगा ऑक्सीटोसिन वाला प्यार और चौथा होगा एंडोर्फिन्स वाला प्यार। अब ये 4 जो हैं हमारे हैप्पी केमिकल्स हैं। अब अगर मैं कहूं कि डोपामीन वाला प्यार, तो डोपामीन वाला प्यार क्या है? डोपामीन वाला प्यार मतलब आप जो है वो कोई चीज पाना चाहते हैं, जिसको कहते हैं ना चेज फेज। अब जब आप एक दूसरे को चेज कर रहे हैं, ये इश्क वाला लव है। तो ये जो चेज करने वाला फेज रहता है ना, उस टाइम का प्यार जो है डोपामीन वाला प्यार है। फिर उसके बाद जो है वो ऑक्सीटोसिन वाला प्यार है, यानी अपनेपन वाला प्यार, यानी अब साथ होने का प्यार। सेरोटोनिन वाला प्यार मतलब, सेरोटोनिन प्यार वाला मतलब पहले गाना हुआ करता है, मेरे को साहिर साहब ने ही लिखी है कि जब तुम मुझे अपना कहते हो अपने पे गुरूर आ जाता है। तो भाई सेंस ऑफ प्राइड महसूस करना, एक दूसरे को कामयाब बनाना, एक दूसरे को बेहतर बनाना और उस प्रोसेस का हिस्सा होने का जो है वो फख्र महसूस करना, वो सेरोटोनिन वाला लव है। और एंडोर्फिन्स वाला लव मतलब साथ मिलके परेशानियां सॉल्व करना, है ना, साथ मिलके घर बनाना। ये तेरा घर, ये मेरा घर, किसी को देखना हो घर तो पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी नजर, है ना। जो चांदनी नहीं तो क्या रोशनी है प्यार की, दिलों के फूल खिल गए तो फिक्र क्या बहार की, हमारे घर ना आएगी कभी खुशी उधार की। तो हमारी चाहतों का घर, हमारी राहतों का घर, ये तेरा घर, ये मेरा घर। तो पहले जो है वो आप एंडोर्फिन साथ में मिलके जो संघर्ष करते थे, वो अलग प्यार है, साथ ही हाथ बढ़ाना, है ना। तो अब क्या है कि ये चारों तरह के प्यार में, डोपामीन वाला लव, ऑक्सीटोसिन वाला लव, सेरोटोनिन वाला लव और एंडोर्फिन्स वाला लव, ये सारा चारों में से हटके पहले डोपामीन वाले लव पे ही आके रुक गया है। अब आप क्या है, आप पूरे टाइम नयापन तलाशना चाहते हैं। अब नयापन तलाशने में आप क्या करेंगे कि स्टिमुलेशन बहुत सारा चाहते हैं। तो स्टिमुलेशन कैसे क्रिएट करोगे तुम? स्टिमुलेशन ऐसे क्रिएट करोगे, याद करो थोड़ी देर पहले मैंने बोला था ना, आप छोटी प्रॉब्लम्स को बड़ी कर दोगे, उस प्रॉब्लम की ब्रांचिंग कर दोगे, उसके भी सब टाइप्स क्रिएट कर दोगे। तो वो जो है ना, उस पूरे खुजाल में कि हम डोपामीन वाली स्टेज पे अटके रहेंगे, हमको इश्क वाला लव ही चाहिए। उस वजह से प्यार जो है वो एक ऐसी घड़ी हो गई है जो रुक गई है। पर हमें लगता है कि अरे हमने तो 2 बार देखा था और उसने सही टाइम दिखाया था। पर अब क्या पता है कोई किसी को कि बंद घड़ी भी जो है वो दिन में 2 बार सही वक्त ही दिखाती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वक्त सही चल रहा है या घड़ी सही चल रही है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि आप उसे देखते ही तब हो जब आप चाहते हो कि घड़ी वो दिखाए जो आप देखना चाहते हो। सही कहा आपने। ये आपने सही कहा, वो हम लोग छोटी प्रॉब्लम को बड़ी प्रॉब्लम बना देते हैं, क्योंकि मेरे आसपास ऐसे बहुत से लोग हैं, क्योंकि मैं उस ग्रुप से आता हूँ जहाँ बहुत सारे लड़के मेरे दोस्त जो हैं रिलेशनशिप में हैं, तो वो बिना बता अपनी गर्लफ्रेंड को अगर कहीं चले गए, तो उनकी गर्लफ्रेंड 10 दिन बात नहीं करती है कि यार तूने मुझे बताया क्यों नहीं तू वहाँ गया? और उसी से वो थ्रिल लेते हैं फिर कि यार वो बात नहीं कर रही है, बिल्कुल सही फिर कहा, स्टिमुलेशन जो है वहीं मनाओ। से आता है। तो उनके, और मैंने लगता है ये गलत चीज़ ना पढ़ी हो मैंने कहीं, अभी अब डाँट दो, पर जो वुमेन्स होती है ना, वो उनकी लाइफ ना थोड़ी-सी बोरिंग होती है हमारे, क्योंकि हम लोग थोड़े अलग काम कर रहे होते हैं, तो उनकी लाइफ में ना ज़्यादा वो थ्रिल, गॉसिप्स यहाँ से निकालती है अपना वो स्टिमुलेशन। तो इसी कारण शायद वो हमसे ज़्यादा ये हरकतें करती हैं कि रूठना मनाना वाली सीन कर देती है, कभी मना कर देती है कि मैं बात नहीं कर रही, तूने उससे बात क्यों की, यू नो कोई ना कोई छोटा-मोटा लफड़ा उसको मज़ा आता है, एंटरटेनमेंट के लिए वो कुछ ना कुछ, कोई ना कोई टॉपिक उठा लेगी। मतलब ज़्यादा नहीं करती हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको ब्लेम कर रहा हूँ, पर कुछ ऐसा करती हैं मेरे आस-पास जितने लोग रिलेशनशिप में हैं। तो ये मैं देखने को मिल रहा है कि वो ऐसा एंटरटेनमेंट यूज़ कर रही हैं रिलेशनशिप को, कि वो कुछ मिल जाए भाई, आज कुछ मतलब तड़का मिल जाए, कुछ मसाला मिल जाए आज बात करने के लिए, और पूरे दिन आज मैं मज़े कर लूँ। आपको लगता है वो एंटरटेनमेंट के रूप में यूज़ कर रही है वो रिलेशनशिप्स को? रवि, एज अ साइकोलॉजिस्ट तो मेरा मानना है कि जो तुम कह रहे हो, तुम्हारे अनुभव से अगर तुम्हें लगता है कि वो सही है तो तुम्हें ये कहने का ऑफ कोर्स हक है। पर एज अ साइकोलॉजिस्ट मैं तो सेक्सिस्ट या स्टेरियोटिपिकल नहीं हो सकता। मेरा ऐसा मानना है कि मैन और वुमन में एसेंशियली एक डिफरेंस था। मैन इज अ चेजर एंड वुमन इज अ चूजर। क्या होता है, मैन हमेशा से चेजर रहा है, वुमन हमेशा से चूजर रही है। उसका रीजन क्या है कि अभी जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हों या बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हों, वो तो आए हुए जुम्मा 70-80 साल हुए होंगे। उसके पहले तो अगर एक गलत पार्टनर एक वुमन को मिल गया
और अगर वुमन जो है उसने कंसीव कर लिया उस गलत पार्टनर का बेबी, तो वो पार्टनर तो जो है वो चला जाएगा, वो तो भाग जाएगा, है ना? क्योंकि वो तो नहीं संभालेगा बच्चे, क्योंकि जो है वो एक वक्त ऐसा था जब माँ ही बच्चे संभालती थी, पिताजी तो बच्चे संभालते ही नहीं थे। तो वो अगर एक बार गलत लड़का चूज कर लिया, एक वुमन ने गलत मैन चूज कर लिया, तो उसकी कॉस्ट बहुत बड़ी थी। तो वुमन इसीलिए इवोल्यूशनरीली हमेशा से चूजर रही है, और मेन को चूंकि बच्चों को पालने का जो है वो कभी भी प्रेशर नहीं था, तो वो क्या करेगा, वो उस वक्त भी अगर बच्चा कंसीव हो गया तो उसके बाद वो तो चला जाएगा, लेकिन बच्चा जो है वो माँ के पास अब जिंदगी भर रह गया जिम्मेदारी की तरह, तो वो तो फारिग हो गया, वो तो फ्री हो गया। तो मैन जो है वो क्या हो गया था, वो चेजर था। he wanted to have, he wanted to pass on his genes as much as possible। और इसीलिए जो है वो एक टाइम पे मेन जो है वो बहुत ही भद्दे जोक्स सुनाया करते थे, आज भी वो भद्दे जोक्स चलते हैं। वो जोक्स किस तरह से चलते हैं, सुनने वाले जो हैं वो अगर सुनते वक्त अजीब लगेगा, लेकिन ये भद्दे जोक्स बरसों से चलते हैं। वो ऐसे चलते हैं कि अरे मियाँ तुम्हें क्या बताएं, आज भी जब ग्वालियर की गलियों से निकलते हैं तो वहां से ऑलमोस्ट हर घर से आवाज आती है पापा पापा। अब ध्यान से देखो, ये देखा जाए तो कितना भद्दा जोक है, पर इवोल्यूशनरीली साइकोलॉजिकली ये एक मैन की फितरत बताता है। बिकॉज मैन कभी भी जिम्मेदारी तो लेता नहीं था, और मैन के पास, चूंकि हम मैमल्स हैं, पैपल्स तो है नहीं, तो माँ के पास ही बच्चा जो है वो पलेगा, पापा के पास तो पलेगा नहीं। तो एक वक्त पे मैन जो है वो बहुत गैर जिम्मेदार हुआ करता था। और इसीलिए तो तुमने सुना होगा कि पहले वो पुरानी पिक्चरों में भवरा बड़ा नादान रे, है ना, बगियन का मेहमान रे, फिर भी जाने ना जाने ना जाने ना कलियन की मुस्कान रे। तो क्या है कि मैन को भवरे से कंपेयर किया गया था कि, और वुमन जो है वो फूल थी। तो हुआ क्या कि मैन जो है वो इसी वजह से चेजर रहा। आज का मैन बदल रहा है बहुत कुछ, लेकिन अभी भी बदलाव जो है वो बहुत दूर है। तो वापस आऊं उस बात पे कि मैन तो हमेशा चेजर रहेगा, क्योंकि उसको जो है वो गलत रिलेशनशिप की कॉस्ट ज्यादा भुगतनी नहीं थी। वुमन चूजर थी, क्योंकि उसको एक गलत रिलेशनशिप की कॉस्ट बहुत ज्यादा भुगतनी थी। तो उस वजह से क्या हुआ, एक वुमन जो है वो हमेशा अपने मैन को टेस्ट करती, वो हमेशा चेक करती, वो ठोक बजा के ये देखना चाहती है कि भाई ऐसा तो नहीं है कि मेरे पास जो है वो एक गेला वेला मट्ठा या एड़ा आ गया। सॉरी हाँ, ये वर्ड मुझे यूज करने पड़े। अब उसको अगर ये टेस्ट नहीं करने को मिलेगा और उसने गलत मैन जो है वो अपनी जिंदगी में ले लिया, तो भले ही आज कितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्यों ना हो, भले ही आज एक वुमन जो है वो अपनी सेंसुअल डिजायर्स और सेंसुअल हक की तरफ कहीं ज्यादा सेंसिटाइज्ड हो, पर फिर भी इवोल्यूशनरीली उसके अंदर फितरत और तासीर प्रवृत्ति तो वही चली आ रही है ना, जो कि हजारों सालों से चली आ रही है। तो मेरा ऐसा मानना है कि उस वजह से एक वुमन जो है वो मैन को टेस्ट करती है, और मैन जो है वो अभी भी चाहता है कि जो एक एनिमल का, किसी भी स्पीशीज का सबसे इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी गोल होता है, वो क्या होता है, टू सर्वाइव एंड दैट टू फॉर लॉन्ग इनफ टू पास ऑन योर जीन्स, यानी सर्वाइवल एंड प्रोक्रिएशन। तो मैन को तो प्रोक्रिएशन करने की बड़ी इच्छा है, इसलिए मैन क्या करता है, मैन छूट छूट के भागता है, और वुमन जो है वो टेस्ट करती रहती है। इस वजह से जो है तुम्हें ऐसा लगता है कि वुमन जो है वो आजकल वो बहुत वर्ड चल गया ना, वुमन जो है वो रिश्ते में ज्यादा भसड़ लाती है, लेकिन वुमन रिश्ते में भसड़ नहीं लाती, वो बस ये चेक कर रही होती है कि रिश्ता सही है भी कि नहीं। पर कुछ ज्यादा टेस्ट करती है सर, बहुत ज्यादा। उसको तो करना पड़ेगा ना भाई, है, उसको तो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जिस पे गुजरती है वही जानता है ना भाई। या सर, तो सर एक टॉक्सिक रिलेशनशिप की क्या निशानी होती है, कब कब आपको निकल जाना चाहिए, जब ज्यादा टेस्टिंग होने लग जाए, जब ज्यादा ही ये, अब जो अपने वर्ड यूज किया, भसड़ हो जाए, तब आपको कैसे पता लगेगा कि यार अब ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं रहा, अब मुझे निकल जाना चाहिए इस रिलेशनशिप से? इसका कोई ऐसा बैरोमीटर या यार्डस्टिक तो नहीं है, लेकिन मेरा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी रिश्ते में आपको वो थ्रेशोल्ड पता होना चाहिए कि कब इस रिश्ते से निकलने का वक्त है। और वो थ्रेशोल्ड जो है वो पता करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप दोनों बेहतर हो रहे हैं कि नहीं उस रिश्ते में। अगर कुछ टेम्पररी फेजेस छोड़ दिए जाएं, जबकि संघर्ष जो है उसका रूप स्वरूप प्रारूप जो है वो अलग अलग तरीके से आ रहा हो, अगर उन फेजेस को छोड़ दिया जाए, तो अगर आप एक रिश्ते में बेहतर नहीं हो रहे हैं तो ये रिश्ता सही रिश्ता नहीं है,
It is as simple as that. The only test of whether you are in a good relationship is whether both of you are becoming better persons or not. आप ज्यादा सुलझे हुए, ज्यादा कामयाब, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा खुशनुमा अगर आप नहीं है तो कुछ गड़बड़ है. इसको थोड़ा और समझाना चाहूंगा. मैं अक्सर ऐसा मानता हूँ. मेरे को एक बार एक एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स के ऊपर सेमिनार के लिए बुला लिया. एक बहुत बहुत अच्छा वो था, संस्था तो गलत वर्ड है, एक ग्रुप था. तो वो सब एडोलेसेंट रिलेशनशिप्स वालों का था. तो उन्होंने बुला लिया मुझे. तो वहां किसी ने पूछा कि आपका क्या मानना है कि ऑथेंटिक लव सॉन्ग्स जो हैं वो बॉलीवुड में कौन सा रहा है. तो मैंने कहा कि देखो, ऑथेंटिक लव सॉन्ग्स जो हैं वो किसी ने वहां पे उस टाइम मेरे को सुनाया था कि सर सुन रहा है ना रो रहा हूं मैं, आपको नहीं लगता ये लव सॉन्ग है. मैंने कहा ये इससे फर्जी लव सॉन्ग मैंने आज तक नहीं सुना. सुन रहा है ना रो रहा हूं ना, मैं रो रहा हूं मतलब पहले वो चेक कर रहा है कि ऑडियंस है भी कि नहीं, तो ही परफॉर्म करूं, नहीं तो नहीं करूं. ये सुन रहा है ना तो रो रहा हूं मैं. अब मेरा नहीं सुनेंगे तो रोएगा नहीं क्या. सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये तो बिल्कुल ही अजीब सा गाना है. एक टाइम हमारे टाइम गाना हुआ करता था, मुझे नींद ना आए, मुझे चैन ना आए, कोई जाए जरा ढूंढ के लाए, न जाने कहां दिल खो गया. ये सब फर्जी गाना है. तो उन्होंने कहा कि फिर सबसे आपके हिसाब से एक सबसे ऑथेंटिक जो है वो लव सॉन्ग्स कौन से हैं. तो मैंने कहा मेरे हिसाब से तो एक ही है, जावेद साहब का ही है, और बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है. कल हो ना एक फिल्म थी, कल हो ना हो में ये गाना जो है मेरे को लगता है असली प्यार जो है, असली प्यार इस गाने के थ्रू समझ में आता है. वो गाना इस तरह का है, रवि तुमने शायद सुना ही होगा. कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, 2-4 दिन से लगता है ऐसे, सब कुछ अलग है, सब कुछ नया है. हाँ. ध्यान अब अपना ज्यादा रखता हूँ, सोचता हूँ मैं कैसा लगता हूँ, आई ना हो तो देख लेता हूँ, कैसे ये चेहरा ऐसा खिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया. रंग चमकीले सारे लगते हैं, राह में बिखरे तारे लगते हैं, फूल अब ज्यादा प्यारे लगते हैं, बदली हुई सी जैसे फिजाएं है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है. मूड देखो, अब ये गाना देखो, आप पहले रंग चमकीले, उसके पहले वो है, अब अगला है पिघला पिघला है दिल मेरा जब से, अच्छा रहता है मूड भी तब से, हंस के मिलता हूं आज कर सबसे, खुश हो गया है जो भी मिला है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है. चीजें मैं रख के भूल जाती हूँ, बेख्याली में मुस्कुराती हूँ, अब अकेले में गुनगुनाती हूँ, बदली हुई सी मेरी अदा है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया. और उसका आखिरी अंतरा क्या है, ये नशा जिसमें दोनों रहते हैं, ये लहर जिसमें दोनों बहते हैं, हो न हो इसको प्यार कहते हैं, प्यार मिला तो दिल खो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया. अब इस गाने को ध्यान से सुनो रवि, इस गाने में दूसरे शख्स का जिक्र ही नहीं है, सामने वाले की बात ही नहीं हो रही है, सामने वाले की आपके ऊपर जो इफेक्ट है उसकी बात हो रही है. बिल्कुल. सामने वाला गुम गया है रवि. अब आपको अच्छा महसूस होता है, अगर आप प्यार में हो तो आप सबसे हंस के मिलते हो. आप अगर प्यार में हो तो आपका मूड अच्छा रहता है, आप फोकस्ड रहते हो. तो प्यार आपको एक्साइटमेंट नहीं देता रवि, सच्चा प्यार आपको एंथुजियाज्म देता है. वाओ. आपको एंथुजियास्टिक बना देता है, वो आपको उत्तेजित नहीं, आपको उत्साहित करता है. और जब लगने लग जाए ना कि सामने वाला गुम गया है और उसका असर आप पे ऐसा हो गया है कि आप तो सबको पसंद करने लग गए हो, सबसे अच्छे से बात करने लग गए हो, अपने सारे कामों को अच्छे से करने लग गए हो, तब ये सही रिश्ते का लिटमस टेस्ट है. और अगर जैसा कि मैंने उल्टा बताया, अगर ये सब नहीं है और सुन रहा है ना रो रहा हूं मैं हो गया है, या कैसे हुआ तो इतना जरूरी कैसे हुआ, और उसमें आप अगर बेहतर नहीं हो रहे, तब मेरा मानना है कि एक फेज के बाद आपको निकल जाना चाहिए. वैसे आपने वो बोला ना, सुन रहा है तू रो रहा है, वो एक्चुअली में लड़की के लिए गाया ही नहीं है, वो ऊपर वाले से बात कर रहा है. हाँ, वो मैं समझ गया ऊपर था, वाले को. लेकिन वो मेरा मानना है कि वो जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले को भी यही बुरा लग रहा होगा कि भाई रिश्ता तो इंसान इसलिए बनाता है कि वो खुश हो. तो तू पहले तो रिश्ते में गया, उसके बाद अब उस रिश्ते का रोना मेरे को सुनाना चाहता है, और फिर इंश्योर भी करना चाहता है कि मैं सुनूं. बिल्कुल. फनी हो यार आप, मुझे लगा नहीं था. बड़ास मेरे सामने निकाल रहा है.
आपकी हंसी ना वैसे मेरे मौसा जी जैसी है। मेरे मौसा जी के साथ जब अरे मैं बात माय करता था गॉड। तो उनके साथ भी ऐसे ही ऐसा लगता था जैसे कि थेरेपी ले रहा हूँ उनसे बात करते हुए। तो क्या बिल्कुल आप बात है, बिल्कुल क्या सही बात। बता रहा हूँ, आपकी आवाज़ भी वैसी ही है मौसा जी जैसी। उनकी याद आ रही है, आज बात करूँगा इस पॉडकास्ट के बाद उनसे। क्या बात बिल्कुल, है, बिल्कुल। मतलब उनकी ये उम्र आपने लिट बढ़ा में दी तुमने, मेरी तो नहीं पता। ये जो आपने लाइन बोली थी ना कि आपको एंथुसियास्टिक बनाता है, ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होता है। सामने वाला इंसान जब आपकी ज़िंदगी में आता है तो आप रिस्पॉन्सिबल हो जाते हो। आप सबसे अच्छे से मिलके बात करने लग जाते हो, आप बेहतर इंसान बन जाते हो। आप अपने आप को एक अलग तरीके से देखते हो आईने के अंदर कि यस, यार अब मैं कुछ अलग इंसान बन रहा हूँ और बेहतर इंसान बनूँगा इसके साथ रहूँगा तो। और ये उसके साथ भी हो रहा होता है। और ये दोनों ही बिल्कुल। एक 2 अच्छे इंसान निकल रहे होते हैं साथ-साथ, बन रहे होते हैं। समाज के लिए भी अच्छा होता है, दुनिया के लिए अच्छा बनता है, दुनिया को एक खूबसूरत और जगह बनाते हैं, जब 2 प्यार करने वाले एक-दूसरे को बेटर बना रहे होते हैं तो। हुँ, बीच में वाओ! फेजेस आते हैं रवि, हाँ, बीच में बुरे फेजेस तो आएँगे। देखो, अच्छे लोगों के साथ बुरा होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बुरे हो जाते हैं। जैसे बुरे लोगों के साथ अच्छा होता है, इसका मतलब थोड़ी है कि बुरे जो हैं वो अच्छे हो जाते हैं। तो अच्छे रिश्ते बुरे वक़्त से गुज़रते हैं, पर वो अच्छे ही रहते हैं, और बुरे रिश्ते अच्छे वक़्त से गुज़रते हैं, पर वो बुरे ही रहते हैं। हुँ। अब मैं इधर से ना इस पे आऊँगा कि डिप्रेशन की बात तो हमने छोड़ ही दी थी शुरुआत में, जब डिप्रेशन की बात मुझे करनी थी कि आपको याद होगा जब आपने कॉल किया था तब मैंने आपको बताया था कि मैं पिछला साल मेरा ना बहुत ही वैसा रहा था। मैंने उसको नाम दे दिया डिप्रेशन, अब वो तो मैंने डायग्नोज़ नहीं कराया तो मुझे पता नहीं है। बट ऐसा होता था, कुछ लोगों के साथ भी होता है कि वॉइड फ़ील करते हैं, एम्प्टी एकदम अंदर से। सब कुछ ऐसा नहीं है कि लाइफ़ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, फाइनेंशियली आपका सही चल रहा है, आपका बिज़नेस सही है, ठीक सब कुछ दिख रहा है। और उसके बावजूद आपको ऐसा लगता है कि आप अंदर से खाली हैं, आपको मज़ा नहीं आ रहा है, खत्म हो रखा है सब कुछ। किसी भी चीज़ में आपको थ्रिल महसूस नहीं हो रहा है। आपको लगता है ये टेम्परेरी है। शायद आज मैं थक गया हूँ, शायद हार्मोनल प्रॉब्लम है कुछ, ठीक है, ये ठीक हो जाएगा कल। तो मैं सुबह उठता हूँ और मैं देखता हूँ, वो अजीब-सी फीलिंग जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते। मैं लिखने की कोशिश भी करता था कि ये क्या है? मैं उसको एक बस ये वॉइड बोल पाता था और मुझे समझ नहीं आता था क्या है? और बीच-बीच में मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ। जैसे कि मेरे को एक दोस्त एक कहानी बता रहा है किसी की कि यार मैं वहाँ गया था और मैंने वहाँ एक देखा, एक दुकान थी और उस बंदे वो गरीब था और उसकी दुकान में आग लग गई। तो जैसे ही उसने मुझे वो कहानी बताई, मैं रोने लग गया यहाँ पे। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस इंसान का दर्द समझ पा रहा हूँ किसी भी तरीके से। मेरे दोस्त मुझे बाहर लेके गए हुए हैं घूमने के लिए, मैं सरसों के खेत देख रहा हूँ, पहाड़ देख रहा हूँ, सनसेट हो रहा है, हमारे हाथ में एक हाथ में रोल है और कोका कोला है, सब बाइक रोक के खड़े हुए हैं, सब देख रहे हैं, बहुत अच्छा मोमेंट है। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि यार मैं बहुत खाली महसूस कर रहा हूँ, अकेला महसूस कर रहा हूँ यहाँ पे भी, मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मैं खुद से बार-बार पूछ रहा हूँ। और ये फेज़ बहुत बुरा गया था मेरा, मैं काफ़ी रोता था, काफ़ी परेशान होता था। तो ऐसे कितने लोग गुज़रते होंगे उस पेन से, जो उनको पता भी नहीं होगा कि यार ये पेन एक्चुअली में बहुत ही मतलब हो सकता है, मैं डिप्रेशन नाम नहीं ले रहा, मुझे नहीं पता डिप्रेशन है कि नहीं, इसको कहना आप ये तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। पर आप बताओ कि ये क्या था मतलब जो ये मेरे साथ हुआ? और जब मैंने गूगल सर्च किया तो मुझे पता चला ये सीज़नल डिप्रेशन नाम की एक चीज़ होती है। मुझे नहीं पता कि वो थी कि नहीं, कि ये ठंड के टाइम में आती है और ये मेरे को ठंड के टाइम में ही होती है। मोस्टली मैं थ दिसंबर, जनवरी, फरवरी में ऐसा महसूस करता हूँ, पर इस बार पिछले साल जो हुआ था बहुत ही एक्सट्रीम था। तो एक बार आप बताओ क्या डिप्रेशन के भी अलग-अलग तरीके होते हैं जैसे सीज़नल डिप्रेशन होता है? पहले तो ऑफ कोर्स तुम जिससे गुज़रे हो वो आई कैन ओनली इमेजिन कि वो मुश्किल कितना रहा होगा, क्योंकि तुम जब ये कह रहे थे तो तुम्हारी जो है वो पूरी बॉडी बोल रही थी, जितनी मुझे दिख रही है कि भई तुम्हारे हाथ, तुम्हारे कंधे, तुम्हारी आवाज़, तुम्हारी आँखें, तुम्हारा फोरहेड, वो सब बोल रहा था। तो मैं समझ सकता हूँ कि कितना विविडली तुमने एक्सपीरियंस किया होगा ये जो अफ़सुर्दगी जो है अंदर। अब क्या होता है कि तुम्हें क्या हुआ था ये तो मैं नहीं बता सकता। इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस वक़्त था नहीं, और मैं और तुम जो है वो उस बारे में बात भी नहीं की थी हमने। तो आई हैव नाइदर विटनेस्ड इट नॉर हर्ड इट इन फर्स्ट अकाउंट। पर इससे एक लार्जर क्वेश्चन जो तुमने डिराइव किया है, उसके ऊपर मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। डिप्रेशन एक, जैसा कि तुमने बहुत अच्छे से कहा, और मैंने अपने पिछले कई पॉडकास्ट में डिप्रेशन के ऊपर बहुत डिटेल में बात की है। क्योंकि डिप्रेशन जो है वो हमारा साइकोलॉजी में जो साइकोलॉजी और साइकेट्री में जो डीएसएम, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और इमोशनल प्रॉब्लम्स डिसऑर्डर्स के लिए जो होती है, वो डीएसएम में बाकायदा क्राइटेरिया है।
और वो क्राइटेरिया जो है वो मान लीजिए 8 क्राइटेरिया हैं तो 8 में से 5 मीट करने चाहिए कि भाई आप जो है वो डिप्रेस्ड हैं, या 10 में से 6 करने चाहिए, ये होता है। और अलग-अलग तरह के उसके अंदर डायग्नोसिस है। और वो जो डायग्नोस्टिक पूरा क्राइटेरिया है, उससे गुजारे बिना किसी को ये कहना कि उसे डिप्रेशन है, या किसी का खुद को ये कहना कि उसे डिप्रेशन है, मेरा मानना है कि वो थोड़ा-सा इनजस्टिस है, क्योंकि हम जो है वो एक बीमारी को यूँ ही चलते-फिरते जो है वो अगर नाम देने लग जाएँगे तो मुश्किल हो जाएगा। सो आई एम ग्लैड कि तुमने बहुत मैच्योरली उसको इस तरह से कहा, क्योंकि मेरा एक कोट जो है वो काफ़ी वायरल हो गया था फेसबुक पे। वो कोट ये था कि ज़रा-ज़रा सी बात पे ये मत कहा कीजिए कि सब खत्म हो गया, क्योंकि जिनका सच में हो गया है, उनके दर्द की तौहीन होती है। तो क्या है रवि कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमको डिप्रेशन हो गया, क्योंकि डिप्रेशन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो होती हैं। कई लोग सैडनेस को डिप्रेशन समझने लग जाते हैं, जबकि सैडनेस एक नेचुरल इमोशन है। कई लोग मेलंकली को डिप्रेशन समझने लग जाते हैं, जबकि मेलंकली एक बहुत अलग वर्ड है। मेलंकली मतलब देखो, इस दुनिया के सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेबल प्रेस्टिजियस लीडर्स में से एक जो रहे, वो रहे अब्राहम लिंकन। और अब्राहम लिंकन को तो मेलंकलिक ही कहा जाता था, कि उनको तो पूरे टाइम एक मेलंकली रहती थी। वो तो हमेशा ही उनके ड्रूप शोल्डर्स रहते थे, चेहरे पे बकायदा जो 12 बजे रहते थे, और इतना उदास और इतना दुखी शख्स कि आपको लगता था कि माय गॉड, ये कितना दुखी है। और ये मतलब जिंदगी भर उनके साथ रहा, पर उसके बावजूद उन्होंने कितना कुछ अचीव किया, कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया, कितना कुछ क्रिएट किया, कितना कुछ चेंज किया। तो अब आप क्या कहोगे कि वो डिप्रेशन में थे? नहीं, मेलंकली जो है वो डिप्रेशन से अलग है, सैडनेस डिप्रेशन से अलग है। तो डिप्रेशन जो है वो दरअसल क्या है? डिप्रेशन ये है कि क्या होता है, अभी तुमने जो कि वर्ड बोला ना, इससे मुझे लगा कि मैं तुमको समझने का ये तरीका इस्तेमाल करता हूँ समझाने का, और सारे जो व्यूअर्स लिसनर्स हैं उनके लिए भी, कि 3 वर्ड्स होते हैं रवि। एक होता है वेदर, एक होता है सीजन, और एक होता है क्लाइमेट। सही है ना? वेदर, सीजन और क्लाइमेट। तो मान लो शिमला एक जगह है। अब मुझे एक बात बताओ कि शिमला का वेदर तो रोज चेंज होगा, यस और नो? तभी तो वेदर फोरकास्ट होगी ना। तो वेदर तो रोज चेंज होगा। अच्छा, शिमला में भी 3 जो है वो सीजन्स, 3 मेन सीजन्स या 4 मेन सीजन्स तो आएंगे ही ना। पर शिमला का क्लाइमेट ठंडा है कि गर्म है? ठंडा है ना। तो शिमला का क्लाइमेट जो है, सीजन जो है और वेदर जो है, वो तीनों अलग अलग है। ठीक है, वेदर टेम्पररी है, सीजन थोड़ा परमानेंट है, और क्लाइमेट थोड़ा और ज्यादा परमानेंट है। ठीक है, पर अगर एक पर्टिकुलर वेदर एक पर्टिकुलर सीजन में इतना ज्यादा कंसिस्टेंटली बना रहे कि शिमला के क्लाइमेट में चेंज आने लग जाए, तो हमें चिंता होनी चाहिए कि नहीं? या जितने क्लाइमेट चेंज के नाम पे परेशान है दुनिया, उतनी वेदर चेंज के नाम पे तो नहीं होती ना। तो फिर से कहूंगा, अगर एक पर्टिकुलर वेदर एक सीजन के दौरान या एक सीजन से दूसरे सीजन में ट्रांजिशन के दौरान क्लाइमेट पर भी असर डालने लग जाए, तो हमें चिंता होना चाहिए। यानी एक अवस्था अगर व्यवस्था पर असर डाल के चीजें अव्यवस्थित करने लग जाए, तो हमें चिंता होगी कि नहीं? बिल्कुल। वरना तो वो सिर्फ एक अवस्था है। तो डिप्रेशन वो व्यवस्था का अव्यवस्थित होना है, हाँ। कि इंसान का मूड नहीं, इंसान का मन नहीं, इंसान का मस्तिष्क भी इन्वॉल्व हो जाए, क्लाइमेट। यानी अगर सैडनेस का वेदर एक फेज यानी सीजन के दौरान इतना बना रहे कि आपकी तासीर, आपकी प्रवृत्ति ही डिप्रेसिव हो जाए,
वो एक बादल जो मन पर छाया हुआ था, वो छाया ही रह जाए, तब वो डिप्रेशन। ओके। और इसी से मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ सर, कि जिसका मैंने आपको बोला भी था, फ़ोन के ऊपर बात की थी मैंने, कि मैं ना उसके बाद थेरेपिस्ट ढूँढने लग गया था, ठीक है? और जब मैं ढूँढ रहा था तो मुझे पता चला कि बहुत फ़ीस होती है, लाइक 1500, 2000, 2500 ऐसे फ़ीस होती थी, और मैं ऑनलाइन लेना अरे नहीं यार, मैं चाहता तो था। कम ले रहा हूँ, मतलब तुमने अच्छा बता दिया स्टैंडर्ड फीस में, तो कम ले रहा हूँ मतलब। जस्ट जोकिंग, कैरी ऑन, कैरी ऑन। तो सर हुआ ये, जब मैंने सर्च किया और मैं दोस्तों अगर कोई बोला कि ढूँढो यार मेरे लिए, तो मेरे जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ तो आस-पास 50 किलोमीटर के आस-पास तो कोई भी नहीं था अच्छा। तो जब मैंने देखा कि यार 1500-2000 रुपए एक सेशन के लग रहे हैं, तो एक गरीब इंसान कैसे अफ़ोर्ड करेगा मेंटल हेल्थ? क्या ये सिर्फ़ अमीर लोगों के लिए है? तो सर इसके ऊपर आओ कि ये कब ये सस्ता हो जाएगा? कब हम जैसे बंदे भी अफ़ोर्ड कर पाएँगे मेंटल हेल्थ को, थेरेपी को? अब ये तो महंगा ही होगा। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट रवि, ये सस्ता नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये जो परेशानी है ना, ये परेशानी यूं भी एक आम समस्या जो है उससे अलग समस्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, भाई, अ, आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर से डायग्नोज करा के जो है वो प्रिस्क्राइब करवा लेते हैं कोई चीज़ प्रिस्क्रिप्शन पे। हुँ, उसको जो है वो डायग्नोसिस क्लियर नहीं होता है तो वो क्या करता है, वो एक टेस्ट करा लेता है और फिर जो है टेस्ट के हिसाब से जो है वो आपको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है। लेकिन ये इस तरह की समस्या है कि मन के मसले जो होते हैं ना, वो आप किसी डायग्नोसिस से या किसी टेस्ट से एकदम से उन तक नहीं पहुंच सकते, हुँ, क्योंकि मन के मसले को डायग्नोज करने में भी कई बार मल्टीपल सेशंस लग जाते हैं। सही कह रहे हैं। और फिर वो एक घटना नहीं है, वो एक प्रक्रिया है। इट इज नॉट एन इवेंट, इट इज अ प्रोसेस। इनफैक्ट अगर आप एक टेम्पररी सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर देते हो तो आप प्रॉब्लम परमानेंट कर जाते हो। हुँ, तो आपको प्रॉब्लम की तह तक पहुंचना पड़ता है, और ये तो महंगा ही होगा सिर्फ। ऑफ कोर्स कुछ जैसे लोग, कुछ हम जैसे लोग, यानी हम जैसे मतलब मेरे जैसे नहीं, सिर्फ तुम्हारे मेरे जैसे लोग, जिनकी जिंदगी में जो है वो इस तरफ काम करने की एक सर्टन इच्छा है। अ, जैसे तुमने मुझसे कहा ना थोड़ी देर पहले, अभी जब हम रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे, कि तुमने और साइकोलॉजिस्ट से पूछा इस पॉडकास्ट पे आने के, तो उन्होंने कहा कमर्शियल्स क्या है। तो मतलब वो पॉडकास्ट पे आने का भी पैसा ले रहे थे। और मुझे बाद में समझ में आया तुमने मुझे इसलिए बुलाया क्योंकि मैं पैसा नहीं ले रहा था, है ना। मतलब क्वालिटी जो है वो अलग चीज थी। जस्ट जोकिंग। सो द पॉइंट इज कि तुम्हारे मेरे जैसे लोग जो इस बारे में अवेयरनेस और इस बारे में अवेलेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी जो प्रोवाइड करना चाहते हैं, वो ज्यादा थोड़ी होंगे। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम जो लोग ज्यादा पैसा चार्ज कर रहे हैं उनको भी जो है वो क्रिटिसाइज कर सकते हैं। क्योंकि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि पैसा कितना चार्ज हो रहा है, इंपॉर्टेंट ये है कि जो असर आ रहा है वो असर दरअसल बना हुआ है कि नहीं, और उस असर के दौरान आप एज एन इंडिविजुअल बदल रहे हो कि नहीं बदल रहे हुँ, हो। अब ये डॉक्टर और इंजीनियर जैसा काम है, कि इंजीनियर जो है वो पुराना जोक था ना, कि इंजीनियर डॉक्टर को कहता है कि यार एक बात बता, तू जो है वो तू भी तो जो है वो शरीर नाम की मशीन जो है उसको ठीक करता है, और हम भी जो है मशीन का शरीर ठीक करते हैं, तो तुझे क्यों ज्यादा पैसा मिलता है। हालांकि उस वक्त की बात कर रहे हैं जब उनको ज्यादा मिलता है, तब तो इंजीनियर को ज्यादा मिलता है। पर हुँ, उन्होंने पूछा कि भाई डॉक्टर को तुमको क्यों इतना ज्यादा पैसा मिलता है और क्यों इतनी इज्जत मिलती है। तो डॉक्टर का जवाब था कि कभी तूने चलती गाड़ी के इंजन को ठीक किया है क्या। हाँ, या तो प्रॉब्लम क्या है कि ये तो और भी अजीब है, क्योंकि मन की जो समस्याएं हैं वो तो और उलझी हुई हैं। तो तुम्हारे सवाल का जवाब ये है कि क्या ये जो है वो इसकी अवेलेबिलिटी एक्सेसिबिलिटी बढ़ेगी। बिल्कुल बढ़ेगी, पर मैं एक बात बोलूं फिर मुझे चिंता भी है। और अभी पता है क्या है, अगर कोई 300 रुपए में और 500 रुपए में ये तुम्हें सेशन देने भी लग गया, पर अगर वो काबिल नहीं है तो वो तुम्हारा फायदा जितना करेगा ना उससे डबल नुकसान कर बैठेगा। क्योंकि नीम हकीम खतराए जान है।
और यहाँ तो नीम हकीम और ज्यादा खतरा है जाने, क्योंकि मैं मतलब एक दूसरे पॉडकास्ट पे कह भी रहा था कि मोटिवेशनल स्पीकर्स, स्पिरिचुअल गुरुज और बिजनेस कोचेस सब इस बारे में बात करने लग गए हैं। जिन्होंने माइंड और ब्रेन को पढ़ा ही नहीं है वो भी इस बारे में बात करने लग गए। सडनली फैशन हो गया बात करना। जिनको ये भी नहीं पता ब्रेन का जो है वो डिजाइन कैसा है, ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है, वो भी जो है वो बातें किए जा रहे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अच्छा है कि थोड़ा महंगा ही रहे, कम से कम क्वालिफाइड लोग ही इस बारे में बात कर पाएंगे। अच्छा, इस पे मैं एक और बात करना चाहूंगा। ये समस्या क्यों बढ़ रही है वो भी मैं तुमसे इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा। वो समस्या इसलिए बढ़ रही है क्योंकि देखो, इंसान को अगर जिंदगी में अच्छा करना है, जिसे वो कामयाबी कहे, सफलता कहे, तो तुमने 3 शब्द जो है वो हिंदी में अक्सर सुने होंगे कि मैं तुम्हें तन मन धन से प्यार करता हूं, मैंने अपने तन मन धन को तुम्हें समर्पित कर दिया, मैंने अपने तन मन धन से जो है वो इसके लिए काम किया। ठीक है ना? तो कितना क्लियरली देखो, हमारे लैंग्वेज भी कितनी खूबसूरत मीडियम है कि तन मन धन ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो आपको तन से भी जो है वो स्वस्थ रहना है, आपको धन से भी स्वस्थ रहना है, और आपको मन से भी स्वस्थ रहना है। और ये देखो सीक्वेंसिंग भी कितनी प्यारी है, तन मन धन। हम नहीं कहते तन धन मन, हम नहीं कहते धन तन मन, ऐसा नहीं कहते, हम कहते तन मन धन। सबसे पहले जो है वो तन आपका जो है वो आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। पर आपको मन भी स्वस्थ होना चाहिए, प्रायोरिटी में दूसरा नंबर सीक्वेंस में। और फिर तीसरा जो है वो आपका धन से भी आपको स्वस्थ रहना पड़ेगा, मतलब आपको फाइनेंशियली वेल्दी भले ही ना हो, लेकिन हेल्दी तो होना पड़ेगा ना। हम फाइनेंशियल वेल्थ की बात कम करें, फाइनेंशियल हेल्थ की तो करनी पड़ेगी ना जिंदगी में। उसी तरह से मन से भी आपको जो है वो स्वस्थ रहना पड़ेगा। अब ये जो मन वाला पोर्शन है, तन की समस्याएं तो अब थोड़ी कम हो गई। अब तन की उन समस्याओं से हम आगे निकल आए। देखो यार, ऑनेस्टली कहूं ना, तो आजकल हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ नहीं गई है क्या रवि? अगर वायरस हटा दो या बहुत बड़ी बीमारियां हटा दो, तो आजकल लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो बढ़ती जा रही है ना। तो तन की समस्याएं, लाइफस्टाइल डिजीजेस हटा दो, अगर डायबिटीज हटा दो, या हार्ट की प्रॉब्लम्स ले लो, या वायरल प्रॉब्लम्स ले लो, या ऑफ कोर्स द एम्परर ऑफ ऑल मेलेडीज जिसको कहते हैं कैंसर, उसको हटा दो, तो अब जो है पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी कम हुआ करती थी, अब जो है वो देखो कितनी बढ़ गई। तो तन की प्रॉब्लम्स खत्म हो गई है, धन की प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गई है, मन की प्रॉब्लम्स, अब इसीलिए मन की प्रॉब्लम्स पे ध्यान जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है, ये मन की प्रॉब्लम्स पे ध्यान क्यों जा रहा है? ये समाज का एक बड़ा अच्छा परिवर्तन है। अब इसको मैं समझाने का थोड़ा दिलचस्प तरीका अख्तियार करता हूँ। क्या है कि मन की प्रॉब्लम्स जो हैं वो अब इसलिए बढ़ गई क्योंकि पहला रीजन, हम मनमौजी कम हो गए और मन चले ज्यादा। मन की प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि पहले हम मनमौजी कम हो गए, मन चले ज्यादा। इसका क्या मतलब? अब मनमौजी, मौज मतलब फ्लो, तो हमारे मन से अब फ्लो खत्म हो गया। अब हम मन चले हो गए। अब हम क्या करते हैं कि जहन के हर इशारे पे कहीं चले जाते हैं। अब हम जो है स्थिर, स्थाई नहीं है। अब हम पूरे टाइम भटकते रहते हैं। इश्क भी किया रे मौला, दर्द भी दिया रे मौला, यूं तो खुश रहा मगर कुछ रह गया बाकी। तुमने सुना होगा वो, है ना? फख्र भी किया रे मौला, इल्म भी लिया रे मौला, है ना? अब रुका हूं जहां मैं खाली, तू नहीं दिखा रे मौला, सब नहीं बिका। तो ये देखो, अब जो है वो हम जो है वो हमारे अंदर की बेचैनी जो है बढ़ गई। हम मनचले हो गए, हम मनमौजी नहीं। दूसरा, मनमीत कम हो गए और मनमुटाव ज्यादा हो गए। आसपास हमारे लोग जो हैं जिनसे हम सच में दिल से जोड़ते थे वो कम हो गए और मनमुटाव ज्यादा हो गए। तीसरा, हम मनमोहक चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं और मनभावन चीजों की तरफ कम। यानी मनमोहक मतलब जो मोहता है, बड़ी कार तो बड़ा बंगला, तो फॉरेन की वेकेशंस, और इंस्टा पे जो है वो शानदार याट में फोन, ये सब चीजें। एक फोन बड़ा सा, एक लैपटॉप बिल्कुल स्वैगी। अब ये जो है ये क्या, देखो तुम, ये मनमोहक चीजें। मनभावन चीजें मतलब क्या? प्रकृति से दूर हो रहे हैं हम लोग, हम अपने छोटे छोटे सुखों से दूर हो रहे हैं, जो कि मन को भाता था, मोहता नहीं था। दोनों अलग अलग चीज है। तो हम जो है वो मनमौजी कम हो रहे हैं, मनचले ज्यादा हो रहे हैं। हम मनमीत कम हो रहे हैं, हमारी जिंदगी में मनमुटाव ज्यादा हो रहे हैं। हमारी जिंदगी में मनभावन चीजें जो हैं वो कम हो रही हैं, मनमोहक चीजें ज्यादा हो रही हैं।
ये हमारी एसेंशियल प्रॉब्लम्स है। इस वजह से क्या हो रहा है, इस वजह से अब हम लोगों का मनोबल कम होता जा रहा है, और जब मनोबल कम होगा ना, तो ऑफ कोर्स मनोवैज्ञानिक ज्यादा होंगे, मनोचिकित्सक ज्यादा होंगे, तो सारी हाँ प्रॉब्लम जो है वो ऐसे पलट के गोल घूम के आती है। बिल्कुल। वाह, मतलब ये मुझे देखने को, जैसे गवर्नमेंट वाले नहीं कर सकते क्या ऐसे, जो जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं तो वैसे गवर्नमेंट के साइकोलॉजिस्ट आ जाएं जो अच्छे है ना, हों, क्वालिफाइड हों। है बिल्कुल, मतलब बहुत सारे पर हैं, पर आप लेकिन ना सर्च करो पर पेशेंट कितना नंबर है उनका, बहुत कम है। लाइक यही तो दिक्कत। मतलब मैं दरअसल क्या है, पॉपुलेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम ये ना भूलें रवि कि हम एक 140 करोड़ के देश में, 140 करोड़ के देश में आप एक मनोवैज्ञानिक सलाहकार को एक प्रक्रिया के दौरान 4 सेशन, 5 सेशन, 6 सेशन के दौरान आप एक समस्या की तह तक पहुंचने की जो प्रिविलेज और लिबर्टी है, वो आप अफोर्ड थोड़ी कर सकते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट कितनी भी कोशिश करे, कहीं की भी सरकार हो, कोई सी भी सरकार हो, कितनी भी कोशिश करे, लेकिन सरकार कितना सरकार काम कर पाएगी? असरकार काम जो है वो सरकार के बियॉन्ड, मुझे लगता है कि बहुत सारे इंडिविजुअल्स को और बहुत सारे क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को जो है वही निभाना पड़ता है। तो सर कोई इंसान कैसे डिसाइड करे कि अब उसे थेरेपी की जरूरत है, अब उसे किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? उसको कब वो डिसाइड करना चाहिए? लाइक मतलब क्या सिम्टम्स दिखें, क्या हालत हो ऐसी कि हाँ भाई अब चलते हैं यार, अब जाना चाहिए मुझे? देखो, इंसान को एक थेरेपिस्ट से सीधे कभी नहीं मिलना चाहिए। पहले उसको अपने किसी अपने से मिलना चाहिए। यानी कोई दोस्त, कोई खैरख्वाह, कोई जो है वो गमगुसार, अ, अपनी ज़िंदगी में उसे किसी दोस्त, रिश्तेदार, पहले उसी से मिलना चाहिए, उसी से बात करनी चाहिए। फिर अगर उससे सॉल्व नहीं, तो उसे किसी मेंटर से मिलना चाहिए, फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड से। भई एक ऐसा इंसान जो फ्रेंड की तरह समझे और फिलोसोफर की तरह समझाए, और जो गार्जियन की तरह जो है वो रास्ता भी दिखाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि उसे फिर उससे मिलना चाहिए। अगर उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर नहीं हो रही है, तब जाके उसको एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए। हम्म काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फिर तय करता है कि ये केस जो है ये उसका है या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है। चाहो तो सीधे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ही मिल सकते हो, क्योंकि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो भी ये तय कर सकता है, वो भी बहुत इस बात को लेकर एकदम काबिल है। पर सही जो है वो प्रोसेस काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होनी चाहिए। लेकिन ऑफ कोर्स अगर कहीं हो सकता है कमेंट में तुम पढ़ो कोई क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट शायद ये लिख भी दे कि अरे ये क्या बात हुई, पहले हमसे भी तो मिल सकता है, तो हाँ, आप आपसे मिल, हार्डली मैटर्स। तो सही प्रक्रिया है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, और फिर साइकेट्रिस्ट। अब हो सकता है इस हम्म कमेंट में, तुम्हारे कमेंट बॉक्स में जो है वो इस सेशन के बाद कोई साइकेट्रिस्ट डाल दे कि अरे हद हो गई, सीधे हमसे भी तो मिल सकते हो। अरे भाई सीधे आपसे मिल लो, चलो। कुल मिला के जो आइडियल प्रोसेस हाँ है वो है कि भैया आप हम्म काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, पहले दोस्त, रिश्तेदार, परिवार, फिर एक मेंटर, फिर उसके बाद एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, फिर अगर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, फिर साइकेट्रिस्ट। इस तरह से हम्म होता है। और साइकोथेरेपिस्ट जो है वो एक ऐसी टर्म है जो कि नॉर्मली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से ज्यादा जुड़ी हुई होती है, क्योंकि साइकेट्रिस्ट जो है वो दरअसल जो है वो एमबीबीएस एमडी की तरफ से आता है, उस रूट से आता है। जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो जो है वो नॉर्मली जो है वो मास्टर्स और एमफिल और उस तरफ से आते हैं। और काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो नॉर्मली अगेन मास्टर्स और पीएचडी के एंगल से आते हैं। तो ये जो है ये इस तरीके से चलना चाहिए। हम्म। तो क्या सर आपने डियर जिंदगी मूवी देखी है? हाँ, देखिए मैंने काफी बाद में देखी। हाँ तो सर, हाँ हाँ मैंने अभी कुछ रिसेंटली देखी थी। तो उसमें जैसे सर मेरे को लास्ट तो में बहुत ना अच्छा लगा, मतलब मैं तुमसे मतलब बात निकली है तो बोल रहा हूँ, हो सकता है इसके बाद कमेंट में कोई जो है मेरे मजे ले, पर लो अब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने जब वो पिक्चर इसलिए देखी क्योंकि मुझे जो है वो कुछ लोगों के मैसेज आए फेसबुक पे, जो मुझसे काफी वक्त से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि सर ये पिक्चर देख के ना आपकी याद आई। तो अच्छा मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा पिक्चर देख के मेरी याद आई।
जब मैंने देखी तब मुझे समझ में आया कि ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था शाहरुख के लिए। मेरे लिए नहीं, मुझसे ज्यादा शाहरुख के लिए कॉम्प्लीमेंट था, क्योंकि मैं तो असली हूँ। ठीक है। सही कह रहे हो सर। हाँ, नो हाँ ऑफेंस टू शाहरुख फैंस, मुझे पक्का पता है इसके बाद तुम्हारे उसमें मैसेज आएगा कि पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, पर ठीक है, चलो कई बार किसी और की या कॉस्ट में मजे ले नहीं, लो। मेरी ऑडियंस वैसी नहीं है, मेरी ऑडियंस थोड़ी इंटेलेक्चुअल है, रैशनल है, वो इतना ज़्यादा ऑफेंड नहीं होगी जल्दी। तो मैं क्या पूछ रहा था यार? हाँ, तुम ये तो पूछ रहे इस थे कि मूवी डियर के अंदर जिंदगी देखी। हाँ, डियर ज़िंदगी के अंदर क्या होता है, आप देखते हो लास्ट में ना आलिया भट्ट जाना नहीं चाहती है। क्योंकि ना एक मैं एडिक्शन वर्ड यूज़ करूँ कि नहीं, कि हमें आदत सी हो जाती है थेरेपी की, कि यार मेरे को यहाँ कंफर्टेबल लगता है, मेरे को सुना जाता है यहाँ पे। जैसे ये इंसान मेरे को समझ सकता है, वैसे शायद दुनिया में कोई ना समझ पाए। उसके लिए उस वक़्त वो मतलब उसको लगता है ऐसा। तो ऐसा होता है क्या रियल लाइफ़ के अंदर भी, कि हम थेरेपिस्ट के साथ एक रिलेशनशिप बना बैठते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि यार यही है जो समझता है, और उसके बाद हमें आदत सी हो जाती है थेरेपी की। ऐसा हो सकता है इंसानों के साथ? ये 20% केसेस में होता है। 80% केसेस में तो कई बार आप चाहते हैं कि ये और आए और वो नहीं आता। क्योंकि उसको लगता है कि पैसे। अरे प्रोसेस बहुत, नहीं पहले तो पैसे तो ठीक है, उसको लगता है प्रोसेस बहुत स्लो चल रही है ना। कभी उसको लगता है अरे यार ये आज ना इस सेशन में मजा नहीं आया। एक तो पता नहीं आजकल हर किसी को हर चीज में मजा चाहिए, ठीक है। तो वो कहता है इस सेशन में मजा नहीं आया, या फिर वो सोचता है, अच्छा मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा हूँ, ये इन जनरल बात कर रहा हूँ, इस पूरी हमारी कॉम से रिलेटेड, हमारे हुँ, काम से हुँ, रिलेटेड। तो कहते हैं हुँ। यार कि यार हमको लगा कि यार हमको मजा नहीं आया, या फिर अरे यार बहुत लंबी चल रही प्रोसेस। या फिर पता है क्या करता है, या फिर वो ये सोचता है कि यार मैंने इससे तो बात कर ली है, मैं दो एक से और से बात करके देखता हूँ। तो वो होता क्या है कि वो ना ऐसा चलता है। पर 20% केसेस में ऐसा होता है। 20% केसेस में जो है वो जो एक प्रोसेस से गुजरते हैं वो धीरे धीरे आपसे अटैच होने लगते हैं। और वो अटैचमेंट जो है इसीलिए हमारी जो कम्युनिटी है, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट और साइकोथेरेपिस्ट, इनकी जो कम्युनिटी है उसके अंदर सेपरेशन जो है वो एक प्रोसेस होती है। तो वो धीरे धीरे हुँ। सेपरेशन जो है वो होना जरूरी होता है। क्योंकि रवि देखो, हमारी भी कितनी अजीब सी वो है फील्ड है कि हम चाहते हैं हमारे क्लाइंट को उस जगह पर ले जाना जहां उसे हमारी जरूरत खत्म हो जाए। लुक एट द ब्यूटी ऑफ हाँ। इट, कि हमारी कामयाबी ही इस बात से है कि उसे हमारी जरूरत जो है वो होना खत्म हो जाए। सो वी टेक हिम और हर टू अ स्टेट वेयर ही और शी डजंट नीड अस। तो हाँ, 20% के साथ ऐसा होता है। पर एक अच्छा सीनियर साइकोथेरेपिस्ट, एक क्वालिफाइड जो साइकोलॉजिस्ट होगा, वो ये समझ जाता है कि ये अब अटैच हो रहा है। तो ये तो खैर बुद्ध भी समझ गए थे। बुद्ध जो है उनके कजिन थे आनंद। तो कहानी ऐसी है कि हुँ। बुद्ध के सारे अनुयायियों को जो है वो एनलाइटनमेंट मिल रहा था, आनंद को ही नहीं मिल रहा था बस। तो उन्होंने कहा कि आनंद ने एक दिन शिकायत की, अरे यार मैं तो तुम्हारे साथ पूरे टाइम रहता हूँ, इतने लोगों को मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल रहा। तो उन्होंने कहा कि देख आनंद, ऐसा है कि तू नदी तो पार कराया, किनारे पे अटक गया। यानी हुँ। तू सारे सबसे तो डिटैच हो गया, तू मुझसे अटैच हो गया। तो ये तो खैर उस वक्त से ही चला आ रहा है, कांट हेल्प इट। नाव से उतरने का मन नहीं कर रहा है। हुँ। हाँ, अब मन नहीं कर रहा। वो होता है बड़ा, फिर आपको समझाना पड़ता है कि भाई हम लाइट हाउस हैं, हमारे पास नहीं खड़ा हुआ या जाता, हमारे रोशनी में जो है वो अपने सफर पे चलना पड़ता है। या एक ना एक और क्वेश्चन है जो कि ना कोरा पे, रेडिट पे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है नार्सिसिज्म को लेकर। तो एक बार बताओ यार, ये नार्सिसिज्म क्या है? और एक वर्ड यूज़ किया जाता है एनपीडी, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये क्या है? ये जो पूरा नार्सिसिज्म है या नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी जिसको बोलते हो, ये एक किंग हुआ करते थे, उनके नाम से डिराइव्ड है। वो अपनी रिफ्लेक्शन से प्यार में पड़ गए थे। तो होता क्या है कि ये जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटीज होती हैं हमारी, पहले तो नार्सिसिज्म जो है वो एक स्पेक्ट्रम है, एक तरह का ऐसा ऐसा मानो रेंज है। तो नार्सिसिज्म हम सब में होता है। वो कोई अच्छा। स्विच नहीं है कि नार्सिसिस्टिक होता है इंसान या नहीं होता है। ये दरअसल एक नॉब है, नॉब यहाँ से यहाँ तक जाने का वो है। तो हम सब में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हैं, हम सब नार्सिसिज्म से गुजरते हैं,
है ना। जब करीना कहती है ना कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, तो हमको थोड़ी अच्छी लगती है जब तक वो ये कह रही कि मैं अपनी फेवरेट हूँ, है ना। हमको तब हाँ बड़ा हाँ मजा हाँ आता है। हम कहते हैं खुद से प्यार करना सीखो यार, तुम्हारी तो बात ही अलग है। और जो वो मतलब मतलब ये सारे जो हैं वो हम सबके अंदर नार्सिसिज्म तो है, नो डाउट। पर नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर अलग है। नार्सिसिज्म तो हम सब में, पर ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर कब बन जाता है? तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर मतलब जब इंसान को पता ही न चले कि उसके साथ क्या हो रहा है, और उसको लगे ही ना कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम है। रवि, ये दो शर्तों का मीट होना बहुत जरूरी है। अब मैं इसके टेक्निकल वर्ड्स में नहीं जा रहा हूं, ईगो सिंटोनिक, ईगो डिस्टोनिक, वो सब मैं नहीं जा रहा हूं। मैं इसको आसान कर रहा हूं कि इंसान को पता ही ना चले कि उसके साथ ये हो रहा है, और उसे लगे ही ना कि उसके साथ ये प्रॉब्लम, तब ये परेशानी है। तो होता क्या है, हम्म टिपिकली नार्सिसिस्टिक लोग जो होते हैं उनकी ऐसा मानो तुम की 6-7 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि पहले तो लैक ऑफ एम्पैथी इनमें होती है, ये एम्पैथाइज नहीं कर पाते सामने वाले के साथ। तो रिश्ते में जो है वो सामने वाले के साथ इनको जो है वो एम्पैथी, समानुभूति महसूस नहीं होती, ये अपनी तरह से ही चलता है। तो वो पहला निशानी है, लैक ऑफ एम्पैथी। दूसरा है ग्रैंडियोसिटी, यानी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, अपने आप को बड़ा मानेंगे, अपने अचीवमेंट्स को बड़ा बताएंगे, और बहुत ही ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे। उसके बाद हम्म होगी भाई आप एज अ पर्सन जो है वो थोड़ी सुपरफिशियलिटी वाले होंगे। आप सुपरफिशियल होंगे, आप ऊपर हम्म ऊपर से ही जुड़ेंगे, ऊपर ऊपर की बातें करेंगे। आप सब्सटेंस नहीं होगा, स्टाइल ही स्टाइल होगी, ठीक है। फिर आपके अंदर जो है वो वैलिडिटी की चाह बहुत होगी। आप हर जगह से वैलिडेशन पाओगे, आपको सबसे वैलिडेशन चाहिए। फिर आप में एंटाइटलमेंट होगा कि अरे यार मैं तो बेस्ट डिजर्व करता हूं, मैं करूं किसी के लिए कुछ भले ही ना, लेकिन मेरे को बेस्ट मिलना चाहिए। मैं एक धेली नहीं कर रहा हूं रिश्ते में, लेकिन मैं तुम्हारी जो है वो एक जो है वो आह जो है वो मुझे तकलीफ देगी, और मैंने जो है वो जो कर दिया है वो तो ठीक है ना, क्या हो गया उसमें, क्या हो गया, ठीक है ना। तो एक सेंस हम्म ऑफ एंटाइटलमेंट से ऑपरेट करता हूँ। फिर मैं एरोगेंट होऊंगा थोड़ा सा। तो अगर एक इंसान जो है वो एरोगेंट है, और फिर वो मैनिपुलेटिव है थोड़ा सा, वो क्या करता है, वो मैनिपुलेट करता रहता है आपको इस पूरी फीलिंग में कि देखो तुम गलत थे, मैं सही था, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तो लैक ऑफ एम्पैथी, ग्रैंडियोसिटी, सुपरफिशियलिटी, एंटाइटलमेंट, हम्म वैलिडेशन, एरोगेंस, मैनिपुलेशन, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से जुड़ी हुई होती हैं। और ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर तब क्वालिफाई करता है जब आपको पता ही ना हो कि आपके साथ ये हो रहा है, और आपको लगता ही ना हो कि आपके साथ ये परेशानी है। और इस तरह पर ये हम्म एनपीडी जो है वो हार्डली 10% पॉपुलेशन का होता है। तो 100 में से बाकी 90 जो होते हैं उनमें तो नार्सिसिज्म का वो स्पेक्ट्रम पे उनके नॉब इधर उधर होता रहता है। इसका मतलब ये थोड़ी कि उनको एनपीडी है। आजकल हम जो है वो क्या करते हैं, हम्म आजकल मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स को ऐसे दाने फुटाने जैसे जो हैं वो चने जैसे फेंकने लग गए हैं आसपास, कि ऐसा लगता है हम्म कि मतलब बस बेचारा कोई इंसान थोड़ा भी अगर नार्सिसिज्म थोड़ा सा आ गया हो उसमें नेचुरल, तो हम उसको सीधे ये कह देते हैं कि इसको तो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ऐसा थोड़ी किया जाता है। भाई आप जो है वो लोगों को लेबल ना करें। हम्म बिल्कुल। तो सर क्या ऐसे लोगों के साथ जिनको एनपीडी होता है, उनके साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं? क्या वो एक अच्छे पार्टनर बन सकते हैं? भाई जिसमें नार्सिसिज्म होता है उससे तो रिलेशनशिप होती है, क्योंकि नार्सिसिज्म तो हम में से सब लोगों में होता है। पर हाँ, जिसको एनपीडी होता है उसका रिश्ते में तो आप पक्का आ जाते हो, क्योंकि ये लोग बहुत चार्मिंग लोग होते हैं। मैंने कहा ना मैनिपुलेटिव होते हैं, तो ये चार्मिंग होते हैं। मतलब ये पार्टियों हम्म की जान होंगे, ये तो शुरू में आप पर जान छिड़केंगे और आपको मैनिपुलेट करेंगे, और दिल चार्म यू। और फिर क्या करेंगे, जब आपको चार्म कर लेंगे उसके बाद जो है फिर इनकी जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, फिर ये आपको मैनिपुलेट करके उस रिश्ते में एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टॉक्सिसिटी के साथ आपको रहने के लिए एक तरह से लॉक इन कर देती है। तो एक हम्म नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले शख्स के साथ रहना
रिश्ते में आना तो पक्का होता है, मतलब ये बहुत से पार्टनर्स को अट्रैक्ट करता है, क्योंकि पार्टनर्स अट्रैक्ट हो ही जाते हैं ना, क्योंकि आपको सब्सटेंस बाद में दिखता है, स्टाइल पहले दिखती है ना। तो चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, तो गाने में अच्छा लगता है ना, पहले तो आप चेहरा ही देखोगे, दिल में उतरने के लिए तो वक्त लगता है ना। तो जिस्म की बात नहीं थी, उनके दिल तक जाना था, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, तो इतना वक्त हम ज्यादातर लोग लगाते नहीं है, हम जो है वो कौन लंबी दूरी तय करेगा, तो वो हाँ, जिस्म और चेहरे के लेवल पे, स्टाइल के लेवल पे कई बार इनकी तरफ मोहित हो जाते हैं, याद है ना, मनमोहक और मनभावन का फर्क। तो अब क्या हो रहा है कि रिश्ते में आ तो जाते हैं, पर एनपीटी वाले शख्स के साथ रिश्ते में रहना एक बड़ा मुश्किल काम है, मतलब वो एक बहुत बड़ा ट्रॉमा है। इनफैक्ट हमारी साइकोलॉजी में एक कहावत है कि अब अगर मेरे जो कोई क्लाइंट्स होते हैं, जब तो मैं उन क्लाइंट्स को अगर सैंपल क्रिएट करूं, तो एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात जो है, जो मैंने नहीं कही, किसी और ने कही थी, लेकिन जो बहुत फिट बैठती है मेरे सैंपल पे भी, वो ये है कि कई बार हमारे पास वो शख्स आता है जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स है जिसे हमारे पास आना चाहिए पर वो नहीं आ रहा होता। तो कई बार हम्म, जिसको एनपीडी है उसको हमारे पास आना चाहिए, पर चूंकि वो नहीं आ रहा होता, इसलिए उसकी वजह से कोई और बेचारा जो सफर कर रहा होता है वो हमारे पास आ रहा होता है। तो मुश्किल है कि एनपीडी वाले के साथ रहना इतना आसान नहीं है। तो सर और एनपीडी क्या, क्या किसी पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले के साथ रहना बहुत मुश्किल है। मतलब आज तुम जो है वो पैरानॉइड वाला, पर्सनालिटी वाला, या जो है वो एंटी सोशल वाला, या तुम जो है वो स्किज़ॉइड वाला या स्किज़ोटिपल वाला, या तुम जो है वो हिस्ट्रियोनिक वाला, बीपीडी ये बीपीडी जितने भी हैं, बॉर्डर लाइन वाला, है ना, ये जितने भी हैं, ओसीपीडी वाला, ऐसे ये सारे लोग जो हैं वो मुश्किल ही होते तो सर ऐसा इंसान जैसे मुझे यार ऐसा लगता है इनके लिए बुरा लगता है, तो मैं इनके लिए क्या कर सकता हूँ? जैसे मैं देखता हूँ कि ये ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि इसको एनपीडी है, इसको एक प्रॉब्लम हो रखी है और वो रिलेशनशिप में आना चाहता है, तो मैं उसके साथ डील कैसे करूँ? लाइक मैं उसको कैसे बताऊँ कि यार तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मैं उसके साथ हैं। बताऊँ एनपीडी कैसे वाले को तो उसको? लगता ही नहीं है ना उसका प्रॉब्लम है, मतलब एनपीडी वाले को तो कोई दुख भी नहीं होता कभी ज्यादा, इतना जितना तुम्हें लग रहा है। अगर सच में उसका एनपीडी है तो उसको इतना दुख नहीं होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुख नहीं होता, है ना, स्पेक्ट्रम पे, मतलब होता तो है, कहीं पे गहरे में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहीं गहरे में एक लोनलीनेस है, कहीं गहरे में वो बच्चा जिसे माँ का साथ या पिता का जो है वो हाथ नहीं मिला, ये वो बच्चा है जो कि आज भी बड़ा नहीं हुआ है, ये बच्चा वो है जो आज भी आज भी स्पेशल महसूस करना चाहता है, प्रेशियस महसूस करना चाहता है। तो गहराई में कहीं इंफीरियरिटी लोनलीनेस है, पर ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि दुख नहीं होता, लेकिन उसका दुख जो है वो कॉन्शियसली प्रोसेस्ड नहीं होता। तो तुम इनके लिए कुछ ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि अगर इनको तुम बोलोगे ना कि अरे तुम्हें एनपीडी है, तुम किसी से मिलो, तो ये बोलेंगे कि भाई मेरे को नहीं है, तेरे को है, ठीक है ना, तेरे को कोई प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं मिलना, है ना। तो अपना दिखा, तो हमको मत ले जा। मतलब हम हाथ खड़े कर लें, ठीक है, नहीं, हाथ खड़े नहीं कुछ नहीं करेंगे, कर सकते। हम इनको सीधे मदद करने की कोशिश ना करें, इनको मदद एक घटना की तरह लेने के बजाय प्रक्रिया की तरह लें, इनको धीरे धीरे नज करें, इनको धीरे धीरे नज करें कि वो रियलाइजेशन यानी बोध पाएं, उसके बाद इन्हें नॉलेज यानी ज्ञान दिया जाए। अगर ये हम सोच रहे हैं कि इनको नॉलेज यानी ज्ञान दे देंगे तो इनके अंदर रियलाइजेशन यानी बोध आ जाएगा, तो गलत है। इनके अंदर रियलाइजेशन यानी हम्म, बोध पहले आएगा, फिर ये नॉलेज और ज्ञान इनको दिया जाए। समझा पाया ना? या तो ये प्रक्रिया है, इनको आप ऐसे एक दिन बैठ के चाय पीते हुए या बालकनी में खड़े होके आप इनको नहीं कह सकते कि तेरे को दिखना चाहिए, किसी को मिलना चाहिए। सर जैसे आपने नार्सिसिज्म की बात करी कि एक स्पेक्ट्रम है और एक लेवल पे हर बंदे को लगभग लगभग एक लेवल पे नार्सिसिज्म होता है। किसी को कोई हेल्दी लेवल का नार्सिसिस्ट है और कोई क्लिनिकली है पूरा, ठीक है। बिल्कुल। तो वैसे ही जो ये डिसऑर्डर्स होते हैं मोस्ट ऑफ द जो जैसे ओसीडी हो गया, इसका भी एक स्पेक्ट्रम होता है, क्योंकि इसको पता नहीं ओसीडी में बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, पर जब भी मैं अपने स्टूडियो को लॉक करता हूं तो मैं ना 4-5 बार गेट खोल के चेक करता हूं कि मैंने सारे स्विचेस बंद करे हैं कि नहीं। ये बस यहीं तक होता है, बाकी किसी लाइफ में एरिया में नहीं है मेरे ये। मैं 5 बार चेक करूंगा कि ओके सारे स्विचेस ऑफ हैं, सब कुछ ठीक है, गेट बंद किया। और ये बार बार मेरे करने का मन करता है, 3-4 बार करता हूँ, लेकिन कॉन्शियस भी होता हूँ कि यार मैं कर रहा हूँ ये, जबकि मुझे श्योर बिल्कुल पता है कि हाँ मैंने किए थे बंद।
तो एक लेवल पे क्या ये ओसीडी भी सबको होता है? देखो यहाँ पे तुमने जो वर्ड यूज किया ना, मैं एज ए साइकोलॉजिस्ट तुमको इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। दो वर्ड्स हैं, एक है ओसीडी और एक है ओसीपीडी। ये दो अलग वर्ड्स हैं। तो एक है ओके, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर और एक है ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर। ये दो ओके अलग सर, चीज है। ओके, अब क्या ओके। होता है, तुमने चूंकि एनपीडी से निकाल के यहाँ लेके आए थे ना, इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो अच्छा, है वो हाँ, मैं हाँ, इसको हाँ। क्लैरिफाई करूँ। तो ओसीडी या। और ओसीपीडी में पता है क्या फर्क है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगेगा तुमको। अगर तुम ऑब्सेसिव और कंपल्सिव हो, हुँ, यानी अगर तुम ऑब्सेसिव कंपल्सिव हो, यानी तुमको एक सर्टन तरीके से अपनी घर में चीजें, स्टूडियो में सामान, अपनी जिंदगी में लोग, अपनी अलमारी में कपड़े, अगर तुम्हें एक स्पेसिफिक तरीके से रखने की चाह अगर है, अगर हुँ, साफ सफाई का बहुत ज्यादा ध्यान है, ध्यान से सुनना, बड़ा इंटरेस्टिंग है रवि, ये तुम्हें चाह है और अगर इससे तुम्हें तकलीफ होती है तो ये ओसीडी है। ओके। पर इसमें तुम फख्र लेते हो तो ओसीपीडी है। तो ओसीपीडी है। ये डिफरेंस है। हुँ, तो ओसीपीडी अलग प्रॉब्लम है, ओसीडी अलग प्रॉब्लम। कुछ लोग फख्र लेते हैं ना, और फख्र लेते हैं हुँ, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि फिर वो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। ओसीडी अलग है। ओसीडी में तो आप दुखी हो यार, मतलब मैं हाथ धो धो के जो है वो, मेरे हाथ जो है वो लाल हो गए, हाथ धो धो के चमड़ी निकल गई है, मैं जो हूँ वो पागल हो गया हूँ, मैं पूरे टाइम गाड़ी चलाने के बाद सोचता रहता हूँ कि मैंने किसी को ठोक दिया है, पक्का पक्का। अभी जो आवाज आई थी टायर के नीचे, पक्का मैंने जो है वो किसी को ठोक दिया। या यार मैंने ये सीढ़ियां गिनती नहीं, अगर चलते वक्त चढ़ते वक्त गिनी नहीं, तो पक्का जो है वो मेरे किसी बहुत ही करीबी शख्स की जो है वो मौत हो जाएगी। या अगर मैंने ये डब्बे जो हैं वो सही तरीके से नहीं गिने, या फिर इस पूरे जो बालकनी है इसके अंदर नंबर ऑफ रॉड्स नहीं गिने, या मैंने चलते वक्त जो है वो सही तरीके से टाइल के एग्जैक्टली बीच में पाँव नहीं रखा, तो जो है वो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या। तो ये जो है ना, ये फिर ओसीडी है, ये ओसीपीडी नहीं। अब तुम्हारा जो सवाल है, अब तुम्हें ओसीडी है या नहीं है, ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि ऑफ कोर्स जैसा कि मैंने कहा ना, ये डायग्नोसिस ऐसे सिर्फ एक लाइन सुन के नहीं कर सकता कोई। और एटलीस्ट कोई भी क्वालिफाइड इंसान चाहेगा कि भाई वो जो है वो यू कैन नॉट प्रिस्क्राइब बिफोर यू डायग्नोस। तो पर हाँ, तुम जो बता रहे हो ये टेंडेंसीज हम में से बहुत सारे लोगों के साथ होती है। हुँ, मैंने कहा ना, ये भी स्पेक्ट्रम है। तो हर चीज वो एक नॉब है, ऐसा कोई स्विच नहीं है ऑन ऑफ, ये सब नॉब है। तो तुम्हें है या नहीं मुझे नहीं पता, पर हाँ, अगर तुम उसके बावजूद फंक्शनल हो और उसके बावजूद 2-3 बार चेक करने के बाद तुम बंद करके निकल जाते हो, तो मेरा मानना है कि उस स्पेक्ट्रम पे अगर तुमको देखा जाए तो वो नॉब अभी भी मैनेजेबल साइड है, तो कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। हुँ। जिस दिन इट विल बिकम इंट्रूसिव, उस दिन जो है मुझे लगता है कि तुम मुझसे मिलना या तो ऑनलाइन सेशन लेना या मुझसे मिलने आ जाना। अगर मैं समझा बिल्कुल पाया। सर, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। सर, कोई बुक रिकमेंड कर सकते हो मेरी ऑडियंस को? आपके हिसाब से जो मेंटल हेल्थ के लिए या फिर किसी को अगर साइकोलॉजी में इंटरेस्ट है तो? अरे यार, क्या बात पूछ ली तुमने, मतलब कमाल लिटरेचर है, और क्या क्या लोग आके चले गए हैं, मतलब तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं आज भी ऐसा मानता हूं कि जो मैं सब बातें कह रहा था, अब ये मैं कह तो रहा था, लेकिन मुझसे पहले कितने सारे लोग हैं जिन्होंने ये सब लिखा है और कहा है, जिसकी वजह से आज मैं और तुम जो है वो इतना अच्छा साउंड कर रहे हैं। तो वो न्यूटन की एक लाइन है जो मेरे को बहुत पसंद है। वो पता है क्या है? न्यूटन की वो लाइन जो है वो रवि ये है, आई स्टैंड टॉल बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर ऑफ शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। जायंट्स। कभी सोचा है तुमने, कितना खूबसूरत ख्याल है, यू नो, आई लुक टॉल बिकॉज आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। ये जायंट्स कौन है? कमाल लोग हैं। तुम अगर पढ़ना चाहते हो, या कोई भी अगर पढ़ना चाहता है कोई किताब, अगर तुम साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और तुम एक बिल्कुल शुरुआती किताब पढ़ना चाहते हो, जहाँ तुम्हें लगता है कि मेरे को जो है वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करना है, तो डेनियल गोलमैन नाम के एक जो ऑथर है, जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर बहुत बड़ा काम किया, उनकी बुक पढ़ो। थोड़ी पॉजिटिव साइकोलॉजी की तरफ जाना है,
तो फिर जो है वो डेनियल गोलमैन से हट के जो है वो तुमको जो है वो जाना पड़ेगा, यू नो बहुत सारे ऑथर्स हैं वैसे तो, लेकिन एक जो मेरे अब देखो बड़ी अजीब बात है कि मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा और मैं उनके बारे में न जाने कितनी बार बात करता हूँ, पर वही मेरे को याद नहीं आ रहा। तो पॉजिटिव साइकोलॉजी पे जो मार्टिन सेलिगमैन, मैं भी देखो कैसे कई बार नाम भूल जाता हूँ। तो मार्टिन सेलिगमैन जो है, तुम्हारे मौसा जी भी ऐसे करते हैं, वो भी नाम भूल जाते हैं। चल ओके। तो आपको अगर पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़ना है तो मार्टिन सेलिगमैन पढ़िए। आपको साइकोलॉजी की शुरुआत पढ़नी हो इमोशन से रिलेटेड तो आप डेनियल गोलमैन पढ़िए। अगर आप जो है वो साइकोलॉजी ऑफ वर्क और जिंदगी में हैप्पीनेस कैसे पाना चाहते हैं वो पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बड़े बहुत कमाल के जो है वो ऑथर हैं जो कि अब नहीं रहे। उनका नाम था मिहाई चिक्सिन-मिहाई। उनकी एक बुक है फ्लो, वो पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको जो है वो पढ़ना है विल पावर से रिलेटेड साइकोलॉजी तो वॉल्टर मिशेल को पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आप जो है वो आप इमोशन जो है वो अंदर जो है वो कैसे एक्सप्रेस होता है वो पढ़ना है तो पॉल एकमैन को पढ़िए। अगर आपको तो ये इस तरह के ऐसे लंबे से ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस, पर मेरे ख्याल में मैंने टॉप 4-5 नाम जो आपको बताएं, ये नाम आपको नॉर्मली हर जगह मिलेंगे। और मेरी इंडियन ऑथर से कोई दुश्मनी नहीं है, पर मेरा मानना है कि अधिकतर इंडियन ऑथर्स ने जो लिखा है वो आई डिड नॉट फाइंड इट टू दैट लेवल। जो कि विद ड्यू रिस्पेक्ट 2 ही ऑथर्स हैं इंडियन ऑथर जिनका मैं बहुत बड़ा फैन, पर वो जो लोग एकदम साइकोलॉजी शुरू कर रहे हैं उनको उस पे नहीं पढ़ना चाहिए। जो थोड़ा ज्यादा पढ़ चुके हैं उनको जाना चाहिए। मतलब मेरे ऑल टाइम फेवरेट ऑथर्स 2 हैं। एक तो जिनको मैं बहुत 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 मानता हूँ वो है डॉक्टर सलमान अख्तर, बड़े बड़े कमाल के साइको एनालिस्ट हैं। और दूसरे सुधीर कक्कर। अब सुधीर कक्कर थोड़े से हल्का सा उनसे रिलेटेड चीजें डिबेटेबल और हल्की सी वो थोड़े से वो जिस तरह से लिखते हैं उस पर कई बार लोग नाराज भी हो जाते हैं। तो ये 2 ऑथर्स मुझे बहुत पसंद है, तो ऑफ कोर्स आप ये भी पढ़ सकते हैं। एंड में कुछ मैसेज देना चाहोगे ऑडियंस को? मैं एंड में रवि पहले तो मैं तुमको थैंक यू कहना चाहूँगा। तुम जो ये काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि वो तुम्हारी इस जर्नी में तुम्हारे साथ जुड़ें और तुमको जो है वो सपोर्ट करें बिकॉज यू वांट टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अ लॉट ऑफ एरियाज। और सुनने वालों को मैं एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट बात जो है वो कहना चाहूँगा। इंटरेस्टिंग इसलिए क्योंकि हम अक्सर ना वर्ड्स को ध्यान से नहीं सुनते। अगर हम वर्ड्स को ध्यान से सुनेंगे तो हम दुनिया के बहुत सारे जो राज हैं उनको समझ पाएंगे। 2 शब्द हैं हिंदी में, एक है परिस्थिति और एक है मनस्थिति। क्या प्यारे वर्ड्स हैं। परिस्थिति हमारे परे जो स्थित हो, मनस्थिति मतलब हमारे मन में जो स्थित हो। हम अपनी जिंदगी में जब भी परिस्थिति बुरी हो तब मनस्थिति अफेक्ट हो, ये बड़ा हेल्दी है। अगर चचा गालिब भी कह गए ना, दिल ही तो है ना संग खिश दर्द से भर ना आए, क्यों रोएंगे हम 1000 बार कोई हमें सताएगी। तो अगर बाहर कुछ हो रहा है और अंदर दुख रहा है तो ये तो अच्छा है। इसका मतलब है कि परिस्थिति का मनस्थिति पे असर पड़ रहा है, जो कि बहुत हेल्दी व्यक्ति की निशानी। गम मुझे, हसरत मुझे, वहशत मुझे, सौदा मुझे, एक दिल देकर खुदा ने दे दिया क्या क्या मुझे। तो ये सारे अनुभव जो है वो महसूस करते हैं। पर जब परिस्थिति नहीं हो खराब तो भी मनस्थिति खराब होने लग जाए, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि अब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उसमें कोई लोचा है। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कहीं पे सफर कर रही है और कहीं गहरे में कुछ है कि भाई परिस्थिति और मनस्थिति की जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है वो जो है वो कहीं पर सिवर हो रही है, वो कंडीशनैलिटी सिवर हो रही है।
इसका मतलब ये है कि अब मनस्थिति परिस्थिति से नहीं अफेक्ट हो रही है, मेरे अंदर कुछ है जिसकी वजह से, मेरे इंट्रा साइकिक वेरिएबल्स जो हैं उसकी वजह से हो रही है। और तब मेरा ऐसा मानना है कि आप सब लोगों को अपनी इमोशनल वेलबींग और मेंटल हेल्थ के लिए इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जितनी ही इज्जत देते हुए उसकी बेहतरी के लिए भी उतना ही तत्पर रहना चाहिए। थैंक यू। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यार इतना कमाल का ये पॉडकास्ट हो गया। मैं बहुत सोच रहा था कि कैसा जाएगा, क्योंकि पहली बार किसी साइकोलॉजिस्ट से बात हो रही थी मेरी, लेकिन बहुत अच्छा लगा मेरे को, बहुत कुछ सीखने को मिला। अभी मैं इसको जब एडिट के वक्त देखूंगा तो और दोबारा सीखूंगा। जब मैं तीसरी बार जब इसको चेक करता हूँ एडिटिंग के बाद, तब मैं दोबारा सुनता हूँ, तब मैं दोबारा कुछ सीखूंगा। चौथी बार जब ये अपलोड हो जाएगा तब मैं इसको दोबारा सुनूंगा, तब मैं कुछ और सीखूंगा। तो मेरे लिए, मुझे तो ऐसा पर्सनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा सीख जाऊंगा। ऑडियंस तो चलो ठीक है, उनका होगा कुछ नहीं, बट थैंक यू। मुझे बहुत पर्सनली सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से। और जितनी भी बातें हुई, मुझे लगता है ऑडियंस को भी सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और वो आगे बढ़ेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो चलिए सर, वैसे डिनर हो गया आपका? हाँ यार। डिनर हो गया? हाँ। डिनर करके बैठे थे आप? तुम्हारा नहीं डिनर, हुआ? और मेरे को बोला कि 8:30, मुझे लगा आप डिनर लेट करते हो, मैं भूखा बैठा हूँ। अब मुझे माय डिनर गॉड, करना है अब। मेरा मानना है कि इसका इल्जाम भी तुमने मुझ पर डाल दिया है। खैर ये भी सही, बट आई जेन्युइनली थिंक तुमने बस जो अभी कहा ना, मुझे लगा कि अम, अ, तुम अ, एक और चीज की तरफ इशारा कर रहे थे कि एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस लाइफस्टाइल सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इल्ज़ाम आज मैं अपने सर लेता हूँ भाई, जितने लोग सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं, कि रवि का डिनर आज मैं खा गया हूँ। लेकिन रवि का आज मैं डिनर खा गया हूँ, लेकिन मैं रवि को इस बात के लिए बिल्कुल ताकीद करता हूँ कि वो डिनर टाइम पे किया करें। और आप सब लोग भी जो है, जितने लोग सुन रहे हैं और इसको देख रहे हैं, आप भी अपनी ज़िंदगी में जो है वो बस इतना याद रखिए कि एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस्ड लाइफस्टाइल जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए बेहद ज़रूरी है। मंत्र बड़ा सिंपल सा है, टाइम फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग ऑन टाइम, प्लेस फॉर एवरीथिंग, एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। यस सर, बिल्कुल। अब बस दुआ करो कि मैं नीचे जब जाऊं तो गेट खोल दे मेरे घर वाले कि हाँ भाई, क्योंकि अब वो सोच चुके हैं, मेरे घर वाले हो जाते हैं, अब ओह मैं माय बस गॉड! जाऊं। कभी कभी लेट हो जाता है। अभी तो जैसे कल रात के 12-1 बजे खत्म हुआ है, कल 2 पॉडकास्ट थे लगातार, तो मेरा तो ऐसे स्केड्यूल हो जाता है। और स्लीप साइकिल मेरी थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है पिछले उस 2-3 पर दिनों काम से। करो रवि, मतलब प्रायोरिटाइज या स्लीप, इट इज इम्पोर्टेंट। But I'm या सर, glad. Thank बिल्कुल। you so much for having me on this podcast. I had a lot of good questions from you, and that explains कि तुम कितना अच्छा काम कर रहे हो। Thank you. बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए, अब अपना ध्यान रखना, ठीक है, और अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखना। बिल्कुल। चलो, Thank you. Bye ओके bye. सर, बाय बाय, गुड नाइट, गुड नाइट।